दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने अब तक के जितने भी चैप्टर आए हैं, सब कुछ पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो इसकी रीच बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि कुछ भी मिस ना हो। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और साथ ही साथ वो गुस्से से बोल रहा होता है, मैं अपनी इस जिंदगी में भी नाकामयाब रहा। लेकिन तभी वहां पर एक छोटी लड़की आ जाती है जो कि उस बूढ़े आदमी को ओल्ड मैन सीओ बुलाते हुए कहती है, आपकी तबीयत अब कैसी है? आगे से वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर वो छोटी लड़की उस बूढ़े आदमी को खाना देते हुए कहती है, ये लीजिए, इसे मेरी मदर ने भिजवाया है। आगे से वो बूढ़ा आदमी उस लड़की से शुक्रिया कहता है। फिर वो लड़की भी खाना रख कर वहां से चली जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के जाने के बाद वापस से खुद को कोसने लगता है और खुद को कोसते हुए कहता है, मुझे इस दुनिया में आए पूरे 50 साल हो चुके हैं, मगर मैं इस दुनिया में भी एक लूजर हूं, जैसा कि मैं अपनी पिछली लाइफ में था। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है, इस बूढ़े आदमी का नाम सीओ है और ये इस बूढ़े आदमी की दूसरी लाइफ है। अपनी फर्स्ट लाइफ में ये एक अर्थ पर रहने वाला सिविलाइज्ड पर्सन था, मगर एक दिन सीओ अपने साथियों के साथ गाड़ी से कंपनी की ओर जा रहा था, मगर अचानक से रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से सीओ और उसके सभी साथियों का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ बदल गया। फिर जब सीओ की आंख खुली तो सामने एक काफी स्ट्रेंज सी दुनिया थी, जहां पर कि वो अपने सामने देखता है एक 7 फुट लंबी लोमड़ी को, जिसकी की 3 पूंछ होती है, 2 मुंह वाले जायंट स्नेक को, और यही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को भी जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। फिर सीओ को पता चलता है कि वो हेवनली वर्ल्ड नाम की एक नॉवल में रिग्रेस हो गया है, जिसे कि वो अपनी पिछली लाइफ में पढ़ा करता था। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि सिर्फ सीओ ही इस हेवनली वर्ल्ड नॉवल में रिग्रेस नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठे सभी लोग भी इस दुनिया में आ गए थे। और हम देखते हैं सीओ के सभी साथियों को रिग्रेस होते ही कई सारी यूनिक पावर्स मिलती है, जिससे कि डिवाइन बीइंग्स उन्हें अपने साथ अपने सेक्टों में ले जाते हैं। मगर वहीं सीओ और उसका पिछली लाइफ का बेस्ट फ्रेंड जिसका कि नाम किम था, उन दोनों को ही इस मार्शल वर्ल्ड में रिग्रेस होने के बाद भी कोई टैलेंट नहीं मिला। फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि कहता है, मुझ में और मिस्टर किम में किसी भी तरह की स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी। और फिर खुद के सर्वाइवल के लिए हम दोनों ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। फिर यूं ही 6 महीने बीत गए। मिस्टर किम ने मुझसे कहा, मैं इस तरह मजदूर बनकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकता। ये बोलकर एक दिन मिस्टर किम ने अपने सभी पैसों को इकट्ठा करके एक 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट बुक खरीद ली और 3 महीनों के अंदर ही उसने उस किताब में दी हुई टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया और वो एक फुल फ्लेज मार्शल आर्टिस्ट बन गया। फिर वो ऐसे ही धीरे धीरे और भी टेक्निक्स को मास्टर करता गया और फिर एक दिन जब वो एक काफी पावरफुल वॉरियर बन गया, तब वो भी जियांगू यानी अपर वर्ल्ड के लिए निकल गया और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गया। मैं उस दिन से आज तक इसी उम्मीद में बैठा रहा कि शायद मेरे साथ भी कभी कुछ स्पेशल होगा और मेरी लाइफ भी मेरे बाकी कॉलीग्स की तरह अच्छी हो जाएगी। मगर 50 साल बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। मैं अब 50 साल का हो चुका हूँ और मेरा शरीर इतना कमजोर है कि मैं इस ठंड से ठिठुर ठिठुर कर मर रहा हूँ। और मेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि जब मैं इस दुनिया में रिग्रेस हुआ, तब कुछ लुटेरों ने मेरी सोप बनाने की रेसिपी को भी छीन लिया, जो कि मैंने अर्थ पर इन्वेंट की थी। उन्होंने मेरा बिजनेस आइडिया भी चुरा लिया। सच में मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। अब आखिर में मैं यहाँ ठंड से मर रहा हूँ। आखिर मैं कोई चोजन वन क्यों नहीं था? अगर मुझे चोजन वन नहीं भी बनाया गया, तो आखिर क्यों मेरी सभी चीजें भी छीन ली गईं? अब मुझ में इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि मैं अपनी आंखों को खोल पाऊं। ये बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और साथ ही साथ उसकी आंखें भी बंद हो रही होती हैं और अगले ही पल वो वहां पे मर जाता है। मगर असली कहानी तो अब शुरू होगी, सीओ की भी और इस सीरीज की भी। चलो तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हम देखते हैं सीओ वापस से रिग्रेस होकर अपनी सेकेंड लाइफ की स्टार्टिंग में आ जाता है, मगर इस बार सीओ के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी होती है और अब की बार सिर्फ वही रिग्रेस नहीं होता, बल्कि उसके सभी साथी भी वहां पर वापस से आ जाते हैं। फिर सीओ खुद को देखकर कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? और ये कपड़े तो। इतना बोलते ही उसे एक बात का एहसास हो जाता है कि वो वापस से मार्शल वर्ल्ड में रिग्रेस हो गया है। तभी उसके बाकी के साथियों को भी होश आ जाता है। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करने के बाद ये रियलाइज करता है कि अब उसके पास भी चांस है अपनी फेट को बदलने का। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब आएगा असली मजा, क्योंकि मैंने गेन की है पावर ऑफ रिग्रेशन। तभी हम एक ऑरेंज शर्ट पहने आदमी को देखते हैं जो कि होश में आते ही घबराते हुए कहने लगता है, आखिर ये हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग तो गाड़ी में थे ना? लेकिन उसके पीछे खड़ा सीओ सोच रहा होता है, ये तो वही दिन है जिस दिन की हम मरने के बाद इस अनोखे से वर्ल्ड में रिग्रेस हो गए थे।
फिर वो थोड़ा इमोशनल होते हुए खुद से कहता है, मगर पिछली बार जो इस दुनिया में मैंने 50 साल बिताए थे, सच में उन्हें भुलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहां खड़ा एक आदमी पीछे से सीओ को आवाज लगाता है, मगर हम देखते हैं सीओ कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो तो अपनी ही सोचों में खोया हुआ होता है। और यूं सीओ को कोई जवाब ना देता देख उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बड़े ही गुस्से से सीओ के कंधे पर हाथ रखकर सीओ से कहता है, सीओ क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? आगे से सीओ पोलाइटली कहता है, मुझे माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। मगर वो पर्सन सीओ के फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है। वहां खड़े बाकी लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पंच खाने के बाद सीओ जमीन पर गिर जाता है। वहीं वो आदमी सीओ के आगे खड़ा होकर सीओ से कहता है, बेवकूफ कहीं के, अगर तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो तू गाड़ी चला क्यों रहा था? तेरी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है और अब पता नहीं हम ये कहाँ अजीब सी जगह पर आ गए हैं। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि जो ये पर्सन सीओ को मार रहा है उसका नाम रियो है और वो पिछली लाइफ में सीओ की कंपनी का चीफ मैनेजर था। फिर रियो सीओ से कहता है, लगता है तुम चाहते हो कि वापस जाने के बाद मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूं। आगे से हम सीओ को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी यादों को याद करके सोचने लगता है, रियो सच में एक कमीना है, इसने मेरी पास्ट लाइफ में भी मुझे बहुत तंग किया था। तभी वहां एक दूसरा पर्सन आकर रियो को शांत करने लगता है, मगर हम देखते हैं कि रियो अभी भी लगातार सीओ को गालियां दे रहा होता है। वहीं सीओ सोच रहा होता है, ये कमीना मुझे अपने बदले का भी काम दे दिया करता था, जिससे कि मुझे ऑफिस से घर जाने में काफी देरी हो जाती थी। और ऊपर से जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब भी इसी कमीने ने मुझे ड्राइविंग करने को कहा था और अब ये मुझ पर चिल्ला रहा है। ये सब सोचने के बाद सीओ खुद से कहता है, मैं वापस से अपने उन 50 सालों को उसी तरह से नहीं जीना चाहता। पिछली बार जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तब मैंने इस कमीने से सबके सामने माफी मांगी थी, जबकि मैं जानता था कि मैं गलत नहीं हूं। फिर कुछ लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया, मगर मैंने उन लोगों के आगे भी बिना गलती के माफी मांग ली। इसी तरह से मैंने अपनी पिछली पूरी जिंदगी सभी लोगों से माफी मांगते हुए निकाल दी, मगर बदले में मुझे मिली एक दर्दनाक मौत। लेकिन अब इस लाइफ में मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, मैं बिना गलती के किसी से भी माफी नहीं मांगूंगा। ये सोचने के बाद सीओ उठकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही स्टाइल से चीफ मैनेजर रियो से कहता है, रियो मैं जानता हूं कि तुम थोड़े से बेवकूफ हो, लेकिन अभी इन सब चीजों का समय नहीं है। हमें पहले इस बात का पता करना चाहिए कि आखिर अभी हम लोग हैं कहां पर। मगर रियो सीओ की बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर से सीओ के मुंह पर एक पंच मार देता है। मगर इस बार पंच खाने के बाद सीओ को भी अब गुस्सा आ जाता है। फिर अगले ही पल सीओ भी रियो के मुंह पर एक काफी जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं सीओ के उस एक ही पंच से रियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहां तक कि उसका मुंह भी सूज जाता है। वहीं साइड में खड़े बाकी के लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीओ अपनी पुरानी यादों को याद करके और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो रियो की छाती पर बैठकर लगातार उसके चेहरे पर पंचेस मारने लगता है। हम देखते हैं उन पंचेस को खाकर रियो के मुंह से काफी खून निकलने लगता है और वो रोते हुए सीओ से माफी मांगने लगता है। ये देखकर सीओ सोचने लगता है, ये दुनिया अच्छे लोगों की नहीं है, यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी कॉन्कर करना है तो तुम्हें वायलेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। फिर ये सब सोचने के बाद सीओ रियो को छोड़ देता है और उसके ऊपर से खड़ा हो जाता है। फिर वो खुद से कहता है, मैं इस जिंदगी में अपनी फेट को बदल कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे कितना भी क्रूअल बनना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी वहां एक दूसरा पर्सन आ जाता है और वो सीओ से कहता है, सीओ आखिर तुम खुद के ही कलीग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मगर हम देखते हैं कि सीओ उस पर्सन से बड़े ही कैजुअली कहता है, मुझे माफ करना, वो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। फिर सीओ सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहता है, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मेरी गलती की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कौन सा ये सब जानबूझकर किया है, मगर तुमने अभी गुस्से में आकर मैनेजर रियो को कुछ ज्यादा ही पीट दिया है, तो तुम्हें उनसे एक बार जरूर से माफी मांग लेनी चाहिए। वहीं सीओ मन में सोच रहा होता है, मुझे हर हाल में डायरेक्टर किम से बनाकर रखनी होगी क्योंकि पिछली बार जब उसने मार्शल आर्ट को सीखना शुरू किया था तब इसने काफी जल्दी ही काफी कुछ हासिल कर लिया था। ये काफी बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, तो अगर मैं इससे बनाकर रखूंगा तो क्या पता कब ये मेरे काम आ जाए। फिर डायरेक्टर किम की बात सुनने के बाद हम देखते हैं सीओ अपना हाथ बढ़ाकर रियो से माफी मांगने लगता है, मगर रियो सीओ को देखते ही गुस्से में उसे गाली देने लगता है। रियो को गाली देता देख सीओ भी उसे गुस्से में घूरने लगता है और सीओ के बस घूरने भर से ही
हम देखते हैं कि रियो डर कर अपना मुंह नीचे की ओर कर लेता है। फिर अगले सीन में हम डायरेक्टर किम को देखते हैं, जो कि अपने सभी कॉलीग से कहते हैं, क्यों ना दोस्तों, हम इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करें और आसपास में किसी विलेज को ढूंढें। वहीं पीछे खड़ा सीओ डायरेक्टर किम की बात सुनकर मन में कहता है, डायरेक्टर किम, आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी लॉजिकल है, मगर इस वर्ल्ड में लॉजिक और कॉमन सेंस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमॉर्टल्स रहते हैं जो कि इमॉर्टैलिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वर्ल्ड का सिर्फ एक ही रूल है, और वो है कि ताकतवर ही कमजोरों पर राज करता है। फिर वो सभी आगे की ओर चलने लगते हैं। आगे चलते हुए सीओ हमें बताता है कि इस फॉरेस्ट का नाम असेंशन पाथ है, और असल में इसके आसपास के इलाके में कोई भी विलेज नहीं है। अगर कुछ है तो वो है मिथिकल बीस्ट्स और इमॉर्टल कल्टिवेटर्स। फिर सीओ डायरेक्टर किम से कहता है, डायरेक्टर किम, रात होने वाली है, तो क्यों ना हम पहले आज की रात गुजारने के लिए किसी जगह को ढूंढ लें। आगे से डायरेक्टर किम कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। ये कहने के बाद अचानक से डायरेक्टर किम वहां खड़े सभी लोगों से पूछते हैं, आखिर हमारी कार कहाँ पर है? उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि अब हमारे काम आ सकती हैं। इस बात को सुनकर सीओ मन में सोचता है, अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि वो कार हमें पिछली बार भी ढूंढने पर नहीं मिली थी। मुझे तो लगता है वो कार इस वर्ल्ड में आई ही नहीं। तभी डायरेक्टर किम कहते हैं, चलो पहले हम उस कार को ढूंढते हैं। फिर वो सभी दो टीम बनाते हैं, जिसमें कि एक टीम रात बिताने के लिए जगह ढूंढती है और दूसरी टीम कार को ढूंढने लगती है। फिर हम देर रात का सीन देखते हैं, जहां पर कि वो सभी एक जगह पर आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, जब हम उस लैंडस्लाइड से टकराए तब हम सभी उस कार के अंदर ही थे, और फिर हम यहाँ इस अजीब सी जगह पे आ गए। मगर सोचने वाली बात यह है कि इस बीच वो कार कहाँ गायब हो गई। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, यहाँ कुछ तो अजीब है। फिर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी वहां बैठी एक लड़की कहती है, इसका टेस्ट तो बिल्कुल कैशू नट्स जैसा है। आगे से सीओ कहता है, तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो, मेरे बैग में ये और भी पड़े हैं। तभी हम डायरेक्टर किम को देखते हैं, जो कि सभी से कहते हैं, हालांकि हम सभी लोग काफ़ी सीरियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मगर फिर भी हम यहाँ पर कितने मज़े कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ जूनियर मैनेजर सीओ की वजह से हो पा रहा है। अच्छा हुआ कि उनके बैग में कुछ स्नैक्स पड़े हुए थे। तभी वापस से हम उसी लड़की को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहती है, हमें सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि जगह ढूंढने के लिए भी जूनियर मैनेजर सीओ का शुक्रिया करना चाहिए। तभी वहां बैठी बाकी लड़कियां भी सीओ की तारीफ करने लगती हैं। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, सच में कितने समय बाद मुझे इतनी अप्रिशिएशन मिली है। फिर नेक्स्ट सीन हम सुबह का देखते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं उन लोगों की केव के बाहर एक डीमन फॉक्स आ जाती है। उस डीमन फॉक्स को देखते ही सीओ फटाफट से अपने घुटनों पर बैठकर उस डीमन फॉक्स से घबराते हुए कहता है, मैं जंगल की रानी को अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता हूँ। आगे से वो फॉक्स सीओ को देखकर कहती है, तुम्हारे जिस्म से तो काफ़ी अलग सी खुशबू आ रही है। मुझे हज़ारों साल हो चुके हैं, मगर आज तक किसी भी इंसान से मुझे इस तरह की खुशबू नहीं आई। तभी हम मिस जूली को देखते हैं, जो कि नींद से उठकर गुफा से बाहर आने लगती है, और जैसे ही वो गुफा से बाहर आती है, वो देखती है एक काफ़ी बड़ी लोमड़ी को, जो कि बोल रही होती है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो लोग भी उस डीमन फॉक्स को देखते हैं, वो सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं, और वो सभी लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाने लगते हैं। तभी हम सीओ को देखते हैं, जो उन सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम सभी लोग कर क्या रहे हो? जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर फॉरेस्ट की गॉडेस को रिस्पेक्ट शो करो। तभी आगे से वो डीमन फॉक्स कहती है, मैंने आज तक जितने भी ह्यूमंस को देखा है, उनमें से किसी में भी मैनर्स नहीं थे, और वो सबके सब काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ थे। वो सभी ही मुझसे काफ़ी रूडली पेश आते थे, और फिर आखिर में मैं उन सभी ह्यूमंस के मांस को नोच नोच कर खाया करती थी। ये बोलकर वो सीओ की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। तुम जानते हो कि आखिर एक गॉडेस को कैसे ट्रीट करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को जिंदा छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरी टेरिटरी में रहने के लिए तुम्हें कुछ तो प्राइस पे करना ही पड़ेगा। अगर तुम में से कोई भी मुझे अपना एक हाथ काट कर दे देता है, तो मैं तुम सबको मेरे इस फॉरेस्ट में कुछ दिन रहने दूंगी। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, पिछली बार भी जब हम इस दुनिया में रिग्रेस हुए थे, तब भी हमारा सामना इसी डीमन फॉक्स से हुआ था। तब मैंने सीखा था कि आखिर इसे कैसे ट्रीट करना है। वहीं दूसरी तरफ डीमन फॉक्स उन सबसे बोलती है, आखिर अब तुम में से कौन मुझे अपना हाथ देगा? ये बोलते हुए उस डीमन फॉक्स के मुंह से लार टपक रही होती है। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि उस फॉक्स को देखकर सोच रहा होता है, हम में से किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। क्या ये सैक्रिफाइस मुझे करना चाहिए?
क्योंकि वैसे भी 2 दिन के बाद यहाँ इस जगह पर कल्टिवेटर्स अपीयर होने वाले हैं। वो लोग मेरे हाथ को वापस से हील कर देंगे। फिर वो नीचे ज़मीन की तरफ देखकर खुद से बोलता है, और वैसे भी मैंने इस हर्ब को यहाँ इस जंगल में पहले ही ढूंढ लिया था। इसे खाने से मेरा दर्द भी कम हो जाएगा, और वैसे भी इस हाथ के बदले मुझे फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये सोचने के बाद सीओ अपने हाथ को उस फॉरेस्ट गॉडेस की तरफ करते हुए बोलता है, गॉडेस, मैं आपको अपना हाथ ऑफर करता हूँ। वहीं पीछे खड़े उसके सभी सबॉर्डिनेट्स भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। आगे से वो डीमन फॉक्स सीओ से कहती है, तुम एक काफ़ी समझदार लड़के हो। तुम जानते हो आखिर मैनर्स किसे कहते हैं, इसीलिए मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें दर्द कम से कम हो। ये बोलने के बाद वो सीओ के हाथ को खा जाती है। वहीं हम सीओ की हालत को देखते हैं, जो कि दर्द से पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। सीओ की ऐसी हालत को देखकर उसके सभी साथी भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। हम वापस से सीओ को देखते हैं, जो कि अगले ही पल उसके साइड में पड़ी हर्ब को उठाकर खा जाता है। वो उस हर्ब को खाते हुए कह रहा होता है, सच में ये दर्द मौत से भी भयानक है, लेकिन अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो मुझे ये सब करना ही होगा। इतने में वो उस पूरी हर्ब को खा जाता है, और हम देखते हैं उस हर्ब को खाने के बाद उसका दर्द अब काफ़ी हद तक गायब हो जाता है। लेकिन तभी वो फॉक्स डीमन सीओ से कहती है, मैंने सोचा था कि तुम्हारी स्मेल सभी ह्यूमन से डिफरेंट है, तो शायद तुम्हारा टेस्ट भी उन सभी ह्यूमन से बेहतर होगा, मगर नहीं, तुम्हारा टेस्ट तो बाकी ह्यूमन्स जैसा ही है, या यूं कहूं कि उनसे भी बुरा। आगे से सीओ उस डीमन फॉक्स से कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो फॉक्स डीमन उन सभी लोगों से कहती है, तो चलो, अब मैं भी अपने किए हुए वादे के हिसाब से तुम्हें अपनी इस टेरिटरी में पूरे 7 दिन रुकने की परमिशन देती हूँ। अब से तुम्हें ये 7 दिन यहाँ कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो डीमन फॉक्स वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सीओ के बाकी सभी सबॉर्डिनेट्स सीओ के पास आ जाते हैं और सीओ को वापस से केव के अंदर ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग केव के अंदर आ जाते हैं। फिर सीओ उन लोगों को बताता है कि आज सुबह जब वो उठकर केव से बाहर गया तो उसने देखा वहां पर उस डिमोनिक फॉक्स को। फिर वो आगे कहता है, उस फॉक्स ने मुझे बताया कि हम अभी म्यूरिम वर्ल्ड में हैं। इस बात को सुनकर डायरेक्टर किम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या हम सच में म्यूरिम वर्ल्ड में हैं? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आगे से सीओ कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, वैसे भी अब मैंने अपना एक हाथ उस डीमन फॉक्स को दे रखा है, तो हम आगे के 7 दिन यहाँ पर सेफ रहेंगे। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, क्या सिर्फ 1 हफ्ता? मगर उसके बाद हम क्या करेंगे? सीओ कहता है, अभी हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं, तो मैं यहाँ कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहा हूँ। ये बोलते ही सीओ बेहोश हो जाता है। वहीं फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि वो सभी लोग बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रियो वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, जूनियर मैनेजर सीओ का अब हाथ जा चुका है, वो तो पूरी तरह से यूजलेस हो चुके हैं। लेकिन तभी एक दूसरा पर्सन कहता है, मगर उसी ने हमें यहाँ पर खाने को खाना दिया और रहने के लिए केव भी ढूंढी। आगे से रियो कहता है, फिर तो हमें उस सीओ से जल्द सब कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। वैसे भी वो अपने उस कटे हुए हाथ के साथ ज्यादा दिन इस म्यूरियम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे केव में खड़ा सीओ भी उन सभी की बातों को सुन रहा होता है। फिर रियो के साथ खड़ा एक दूसरा पर्सन कहता है, मैनेजर रियो, लेकिन हमें उस ट्रैश को अपने साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद वो डीमन फॉक्स फिर से यहाँ पर अपीयर होगी। तब वापस से हमें सर्वाइव करने के लिए एक हाथ देना होगा, तो इसमें वो यूजलेस सीओ हमारे काम आ सकता है और हमें इससे और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा इस जंगल से बाहर निकलने के लिए। वहीं पीछे खड़ा सीओ सोच रहा होता है, ये सभी आखिर कितने कमीने हैं, ये उस फॉक्स से टाइम बाय करने के लिए वापस से मेरा यूज करना चाहते हैं। ये चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बोलने के बाद वो जमीन से एक पत्थर को उठा लेता है और उस पत्थर को उठाकर कहता है, मैंने इन आखिरी के 50 सालों में सभी लोगों से मार खा खाकर वायलेंस सीखा है। मैं आसानी से इस कमीने रियो को अपने इस हाथ की मदद से भी मार सकता हूं, तो क्या मैं इसे मार दूं? लेकिन फिर वो वापस उस पत्थर को जमीन पर रखकर कहता है, अगर मैं अभी रियो को मार देता हूं तो मेरी क्रूएल्टी को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे, जिससे कि डायरेक्टर किम से भी मेरा रिलेशन खराब हो सकता है। लेकिन तभी डायरेक्टर किम की आवाज आती है, जिसमें कि वो रियो से कह रहे होते हैं, रियो, आखिर तुम ये क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो? इस बात को सुनकर सीओ सोचता है, हाँ, मगर यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। फिर वो वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर कि उन सभी लोगों का एनकाउंटर अब 2 सर वाले लाल रंग के स्नेक से होता है। और वो स्नेक उन सभी लोगों से कहता है, अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम में से किसी को मुझे पीने के लिए अपना थोड़ा सा ब्लड देना होगा। तभी हम चीफ युआन को देखते हैं, जो कि आगे आकर उस स्नेक से कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, तुम मेरे ब्लड को पी सकते हो,
मगर जैसे ही वो स्नेक चीफ युआन के ब्लड को पीता है, वो स्नेक उल्टी कर देता है और वहां से जाते हुए कहता है, आखिर ह्यूमंस का ब्लड इतना बुरा कब से होने लग गया। वहीं इस बात को सुनकर सीओ मन ही मन कहता है, क्योंकि ये ब्लड 21वीं सेंचुरी के इंसान का है, जिसके की अंदर काफी सारा निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये पहले के ह्यूमन ब्लड की तरह प्योर नहीं है। हम चीफ युआन को देखते हैं, जिनकी की हालत दर्द से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। चीफ युआन को दर्द से जूझता देख सीओ रियो से कहता है, रियो मेरे साथ चलो, हमें चीफ युआन के लिए पेन रिलीविंग हर्ब को ढूंढने के लिए साथ जाना चाहिए। आगे से रियो बड़े ही गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की। आगे से सीओ कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पर खाना सिर्फ मेरे पास है, और जैसी तुम हरकतें कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इन हरकतों के बाद तुम्हें कुछ भी खाने को दूंगा। इस बात को सुनकर रियो बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर सीओ आगे कहता है, वैसे अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं हर्ब्स के साथ साथ तुम्हें कुछ ऐसे फ्रूट्स भी बताऊंगा जिन्हें कि हम खा सकते हैं। इस बात को सुनकर रियो कहता है, क्या सच में? तभी आगे से सीओ रियो के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, वो क्या है ना, नेक्स्ट वीक मैं अपने दूसरे हाथ को भी उस फॉक्स को देने वाला हूं, तो मेरे पीछे यहाँ पे कोई तो होना चाहिए जो कि जानता हो कि आखिर इस फॉरेस्ट में सर्वाइव कैसे करना है। इस बात को सुनकर आगे से रियो कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? हालांकि वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा होता है और वो घबराते हुए सोच रहा होता है, यही तो मैं चाहता था, मगर इसे इन सब बातों का कैसे पता। फिर वो घबराते हुए सीओ से शुक्रिया कहता है। वहीं सीओ मन ही मन सोचता है, किस बात का शुक्रिया? वैसे भी जो भी नॉलेज मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो डेमोनिक फॉक्स हमसे अब दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, वो दोनों फ्रूट्स तोड़ रहे होते हैं। सीओ रियो को बता रहा होता है कि कौन सा फ्रूट खाने लायक है और कौन सा पॉइजनस, मगर फिर सीओ चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ रियो, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि वो वाला फ्रूट पॉइजनस है, मगर तुम फिर भी बार बार उसी को तोड़ रहे हो। क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? आगे से रियो घबराते हुए माफी मांगने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीओ रियो से गड्ढा खोदने को कहता है और गड्ढे को खुदवाते हुए सीओ कहता है, ऐसे ही खोदते रहो कि तुम्हें जरूर से नीचे की तरफ वो पेन रिलीविंग हर्ब मिल जाएगी। फिर कुछ देर यूं ही गड्ढा खोदने के बाद रियो की हालत थककर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और रियो सीओ से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। मैं काफी देर से इस गड्ढे को खोद रहा हूं, जिससे कि मेरी बॉडी अब पूरी तरह से टायर्ड हो गई है। रियो की बात सुनकर सामने खड़ा सीओ सोच रहा होता है, मेरी पहली लाइफ में ये भी मेरे साथ इसी तरह का सलूक किया करता था, मुझसे ऑफिस में देर रात तक काम करवाया करता था। ये सोचने के बाद सीओ रियो से कहता है, हमारे पास आराम करने का समय नहीं है, वैसे भी रात होने वाली है, हमें जल्द से जल्द उस हर्ब को ढूंढकर वापस अपनी केव में जाना होगा। फिर बेचारा रियो वापस से गड्ढा खोदने लगता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि रियो को वो गड्ढा खोदते खोदते अचानक से वो हर्ब मिल जाती है और वो उस हर्ब को बाहर निकालकर सीओ को दिखाते हुए पूछता है, सीओ क्या यही जिंक्सिंग पेन रिलीविंग हर्ब है? आगे से सीओ कहता है, हाँ यही वो हर्ब है। ये बोलकर वो सोचने लगता है, ये हर्ब इस दुनिया में काफी ज्यादा प्रेशियस है। सभी कल्टीवेटर्स भी अपना लेवल अप करते समय दर्द को झेलने के लिए इसी हर्ब का यूज करते हैं, और ये हर्ब आगे चलकर डायरेक्टर किम के भी काफी ज्यादा काम आएगी। लेकिन तभी हम रियो को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए कहता है, यहाँ पर तो 2 और जिनसेंग हर्ब्स हैं, क्या हम इन्हें भी अपने साथ ले चलें? आगे से सीओ कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर अब सूरज ढलने लगता है। ये देखकर सीओ कहता है, चलो अब यहाँ से वापस केव की ओर चलते हैं, वैसे भी हमने काफी सारे फ्रूट्स इकट्ठा कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, वो दोनों वापस केव में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की आवाज से वो सभी लोग अपने कानों पर हाथ रखकर अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है? लेकिन तभी हम आसमान में खड़े कुछ इमॉर्टल्स को देखते हैं, जो कि उन लोगों को देखकर कहते हैं, यहाँ पर काफी सारे टैलेंटेड लोग हैं, हमें अपने सेक्ट के लिए ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए। लेकिन तभी ब्लैक कपड़े पहना एक इमॉर्टल बाकी के इमॉर्टल से कहता है, ये बच्चे तो मुझे मेरे सेक्ट के लिए चाहिए। तभी ह्योंग नाम का एक इमॉर्टल उस इमॉर्टल से कहता है, ह्योगवाक, क्या तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तभी नीचे खड़े डायरेक्टर किम उन लोगों को देखकर कहते हैं, आखिर अब ये तीनों कौन है? तभी ऊपर खड़ा ह्योगवाक कहता है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोगों के पास स्पिरिचुअल रूट है, जबकि बाकी सब नॉर्मल ह्यूमंस हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन तीनों इमॉर्टल्स की प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो जो ये ब्लैक कपड़ों में खड़ा है उसका नाम ह्योगवाक है, और ब्लू कपड़ों वाला ह्योंग है, और आखिर में इस येलो कपड़े वाले इमॉर्टल का नाम जिनशी है। तो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं।
हम इमोर्टल जिनशी को देखते हैं, जो कि अपना एक थंडर अटैक डायरेक्टर किम पर कर देता है। मगर इमोर्टल के उस अटैक से डायरेक्टर किम के पीछे बैठी ब्लू कपड़ों वाली लड़की को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर इमोर्टल जिनशी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर अपने साथियों से कहता है, ये तो कितनी कमाल की बात है कि इस ह्यूमन के पास हेवनली थंडर बॉडी है। तभी इमोर्टल ह्योगवैक इमोर्टल जिनशी के आगे आकर कहते हैं, चलो अब मेरी बारी। और वो इमोर्टल अपना एक वायलेंट अटैक परफॉर्म करने लगता है, जिससे कि वो सभी लोग दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तभी इमोर्टल ह्योंग नीचे जमीन पर आकर युआन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारे पास तो होली बॉडी है, मुझे नहीं लगा था कि ऐसी यूनिक बॉडी अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आगे से युआन पूछता है, आखिर आप कौन है? इमोर्टल ह्योंग बड़ा ही डेविलिश फेस बनाकर युआन से कहता है, मैं अजूरे सेक्ट का लीडर हूं, मैं तुम तीनों को अपने सेक्ट का डिसाइपल बनाना चाहता हूं। वहीं हम युआन को देखते हैं, जो कि इमोर्टल ह्योंग को देखकर सोचता है, आखिर ये कितना रिडिकुलस प्रेशर है। तभी वहां पर इमोर्टल ह्योगवाक भी आ जाता है और वो उन तीनों डिसाइपल से कहते हैं, नहीं, तुम तीनों को मेरे साथ मेरी ब्लैक गोस्ट वैली में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर तरह के कल्टीवेशन मेथड्स हैं। हमारी वैली के पास ऐसी पावर्स हैं जो कि हेवेंस तक को हिला सकती हैं। तभी वहां पर इमोर्टल जिनशी भी आ जाते हैं और वो उन तीनों डिसाइपल से कहते हैं, तुम इन दोनों की बातें मत सुनो, तुम्हें तो मेरे हेवनली डिवाइन सेक्ट में आना चाहिए, वो तुम तीनों के लिए सबसे सूटेबल रहेगा। लेकिन तभी वहां साइड में खड़े डायरेक्टर किम कहते हैं, क्या तुम लोग हमें इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते हो? आगे से इमोर्टल जिनशी कहते हैं, ये मॉर्टल्स आखिर इतना क्यों डरते हैं? ये बोलकर वो अपनी बॉटल में से एक गोश्त को बाहर निकाल लेते हैं और उस गोश्त को उन लोगों की सेफ्टी के लिए उनके साथ भेज देते हैं। तभी हम इमोर्टल ह्योंग को देखते हैं, जिनकी की नज़र सीओ पर पड़ती है और वो सीओ को देखकर कहते हैं, लगता है इसी लड़के ने उस डीमन फॉक्स को अपना एक हाथ ऑफर किया था। ये बोलने के बाद वो सीओ के हाथ को हील कर देते हैं और साथ ही साथ वो सीओ से कहते हैं, लड़के, हालांकि तुम एक मॉर्टल हो, मगर फिर भी तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी इमॉर्टल्स उन तीनों स्पेशल टैलेंट्स को लेकर वहां से चले जाते हैं और जाते जाते वो इमॉर्टल्स उन सभी लोगों से कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत, अब आगे के आने वाले पूरे 10 सालों तक तुम यहां पर बिल्कुल सेफ हो। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर सोच रहा होता है, 50 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मगर चलो इस बार इन लोगों ने मेरा हाथ तो हील कर दिया। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़की जिसका कि नाम जिमी होता है, उसकी हालत कल के उन इमॉर्टल्स के अटैक से काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। तभी उसके साथ बैठी लड़की सीओ से कहती है, जूनियर मैनेजर सीओ, जिमी की हालत काफी ज्यादा खराब है, आखिर अब हम क्या करें? क्या हम इसे भी वही जिनसेंग हर्ब खिला दें? लेकिन आगे से सीओ मना करते हुए कहता है, अभी कुछ देर ठहरो, पहले इसकी बॉडी को नॉर्मलाइज होने दो, क्योंकि इस पर ये इंजरीज उन इमॉर्टल्स के अटैक से हुई है। लेकिन तभी सीओ बोलते बोलते चुप हो जाता है और वो धीमे से कहता है, यहाँ पर कोई आ रहा है। तभी उस केव के अंदर एक कल्टीवेटर आ जाता है और वो उन लोगों को देखकर कहता है, ये कितने कमाल की बात है कि असेंशन पाथ जैसी मैजिकल जगह में मॉर्टल्स का मिलना, ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि चींटियों का झुंड ड्रैगन्स के बीच में फंस गया हो। फिर वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम वांग है और मैं सी ड्रैगन किंग हूं। फिर वांग उन सभी से कहता है, अचानक यहां पर हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को अपीयर होते देख मैं इस ओर आ गया, क्योंकि मैं इसके पीछे का रीजन जानना चाहता था। और जहां तक मुझे लगता है, ये जमीन पर लेटी हुई लड़की भी उसी स्टॉर्म की वजह से इंजर्ड हो रखी है, मगर ये लड़की तो एक मॉर्टल है, तो आखिर इसने इतनी पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव कैसे कर लिया? सच में ये कितनी अजीब बात है। लेकिन तभी सीओ वांग से कहता है, असल में हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें यहाँ इस जगह पे आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मगर इतने में ही कुछ इमोर्टल्स अचानक यहाँ अपीयर हो गए और हमारे 3 साथियों को अपने साथ ले गए। वो ये भी कह रहे थे कि उन तीनों में कुछ स्पेशल टैलेंट है। सीओ की इस बात को सुनकर वांग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कुछ साथियों को इमॉर्टल्स ले गए? सच में इस बात को सुनकर मेरा तो हंस हंसकर पेट दुखने लग गया है। फिर वांग थोड़ा सीरियस होकर सीओ से कहता है, लड़के, क्या तुम जानते हो कि हम अभी किस जगह पर हैं? मैं तुम्हें बताता हूं, अभी हम जिस जगह पर हैं उसे असेंशन पाथ कहते हैं, और इसे असेंशन पाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपर रेल में पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। कुछ महीनों बाद यहां इस जगह पर असेंशन गेट नाम का एक दरवाजा अपीयर होने वाला है, जो कि हजारों साल में सिर्फ एक बार खुलता है, और उस गेट के अंदर काउंटलेस स्पिरिचुअल बीस्ट्स और मेरी तरह काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट जाएंगे, ताकि हम सभी भी अपर रेल में पहुंच सके। फिर हम डायरेक्टर किम को देखते हैं, जो कि वांग से कहते हैं, सर, मगर उन इमॉर्टल्स ने कहा था कि वो मेरे कॉलीग्स को अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाने के लिए ले जा रहे हैं। अगर वो इमॉर्टल्स अपर रेल में जा रहे थे, तो आखिर वो इमॉर्टल्स मेरे कॉलीग्स को अपने साथ बिना उस असेंशन गेट को पार किए कैसे ले जा सकते हैं?
तभी वांग कहता है, इस बात को मॉर्टल्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। ये बोलकर वो अपने कपड़ों में से एक बॉटल निकालता है और डायरेक्टर किम से कहता है, सभी बड़े कल्टीवेटर्स के पास कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिससे कि वो किसी को भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और वो इस टेक्निक की मदद से अपने पूरे सेक्ट को छोटा करके किसी मैजिकल टूल में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह वो अपने साथ अपने पूरे सेक्ट को अपर रेल्म में ले जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी अपने सी कासल को इस मैजिकल बॉटल में स्टोर कर रखा है और इस कासल में पूरे 1800 सी ड्रैगन्स हैं। इस बात को सुनकर सीओ और डायरेक्टर किम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वांग मिस जिम्मी के पास आकर बैठ जाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा यूनिक है। अगर ये मेरे सी ड्रैगन क्लैन को ज्वाइन करती है तो ये फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। मगर तभी डायरेक्टर किम वांग से कहते हैं, दूर हटो मिस जिमी से। लेकिन तभी वांग अपना ऑरा रिलीज करता है और हम देखते हैं उस ऑरा के प्रेशर से ही डायरेक्टर किम अपने घुटनों पर आ गिरते हैं और वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किम की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो डेविलिश वांग मिस जिमी को अपने साथ ले जाने लगता है और जाते जाते वो उन लोगों से कहता है, मैं इस लड़की को अपना ब्लड दूंगा और उसे एक्सेप्ट करने के बाद ये लड़की मेरी फैमिली की एक मेंबर बन जाएगी। आगे से डायरेक्टर किम डरते हुए कहते हैं, हम सबके लिए यही अच्छा होगा कि आप मिस जिमी को अपने साथ ले जाएं। तभी हम वापस से वांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविलिश तरीके से उन सभी लोगों से कहता है, मैं जाते जाते तुम सबको एक काफी जरूरी एडवाइस देना चाहता हूं और वो एडवाइस ये है कि तुम्हें किसी भी हाई लेवल के कल्टीवेटर से सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो तो मैं दिल का काफी साफ हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। लेकिन अगर मेरी जगह यहाँ पे कोई और कल्टीवेटर होता तो वो तुम सभी के सरों को काटकर तुम सबके हाथों में पकड़ा देता। फिर वांग केव से बाहर आकर खुद को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वहां से चला जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अब वहां पर सिर्फ सीओ, डायरेक्टर किम और मिस जिया रह जाते हैं। तभी हम मिस जिया को देखते हैं जो कि एक पत्थर पर बैठकर डायरेक्टर किम और सीओ से कहती है, हमारे सभी दोस्तों को वो लोग ले गए, आखिर हम ये किस अजीब सी जगह पर फंस गए हैं। तभी सीओ मिस जिया से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम जरूर ही इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। आगे से मिस जिया सीओ का शुक्रिया करते हुए कहती है, जूनियर मैनेजर, अगर आप यहाँ ना होते तो हम सब कभी भी इस फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि मिस जिया को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है, अफसोस कि अब तुम्हें भी यहाँ पर एक कल्टीवेटर आकर ले जाने वाला है। तभी हम देखते हैं मिस जिया को कुछ अजीब सी वाइब्रेशंस महसूस होने लगती है और अगले ही पल वो अपने घुटनों के बल बैठकर दर्द से चीखने लगती है। तभी डायरेक्टर किम मिस जिया की चिंता करते हुए उससे पूछने लगते हैं, मिस जिया, तुम्हें ये अचानक से क्या हो गया है? लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ा कल्टीवेटर आ जाता है और वो उन सभी लोगों को देखकर कहता है, आखिर तुम मॉर्टल्स इस असेंशन पाथ पर क्या कर रहे हो? तभी उस ओल्ड कल्टीवेटर की नज़र मिस जिया पर पड़ती है और उसे देखकर वो कहता है, लगता है ये लड़की स्पिरिचुअल स्टॉर्म में फंस गई है। फिर वो अपने बीस से नीचे उतरकर उन लोगों के पास जाने लगता है। तभी वो ओल्ड कल्टीवेटर मिस जिया के पास जाने लगता है और मिस जिया से कहता है, लड़की, अभी तुम स्पिरिचुअल स्टॉर्म में फंसी हुई हो, मगर घबराओ मत, ये तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये स्पिरिचुअल स्टॉर्म जरूर ही किसी पावरफुल कल्टीवेटर का है। तभी डायरेक्टर किम उस कल्टीवेटर के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और उस कल्टीवेटर से कहते हैं, मिस जिया से दूर रहो। मगर हम देखते हैं उस ओल्ड कल्टीवेटर के देखने भर से ही डायरेक्टर किम काफी दूर जाकर गिरते हैं। मगर तभी डायरेक्टर किम को बचाने के लिए सीओ उनके नीचे आ जाता है, जिससे कि डायरेक्टर किम तो बच जाते हैं, मगर हम देखते हैं सीओ की पूरी पीठ छिल जाती है। आगे से डायरेक्टर किम सीओ से शुक्रिया कहते हैं, मगर तभी उसकी नज़र सीओ की पीठ पर पड़ती है और वो काफी ज्यादा घबराकर कहते हैं, सीओ, तुम्हारी तो पूरी पीठ छिल चुकी है, क्या तुम ठीक हो? आगे से सीओ कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी हम उस ओल्ड कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि मिस जिया से कहता है, लड़की, तुम्हारे पास हालांकि स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, मगर अपनी पावर्स की मदद से मैं तुम्हारे अंदर भी अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन कर सकता हूं। और मैं तो इस बात को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि आखिर जिस कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल स्टॉर्म में तुम फंसी हो उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस तुम्हारे खुद के कॉन्शियसनेस पर क्या इफेक्ट डालेगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की रोते हुए सीओ के नाम को चिल्लाने लगती है और उस लड़की के मुंह से सीओ का नाम सुनकर उस ओल्ड कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़े ही गुस्से से मिस जिया से कहता है, लगता है तुम अभी भी इन लोगों से काफी ज्यादा अटैच हो, मगर घबराओ मत, मैं इन दोनों को ही खत्म कर देता हूं, फिर ना ही ये रहेंगे और ना ही इनके साथ तुम्हारी अटैचमेंट। ये बोलकर वो कल्टीवेटर अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए बिना हाथ लगाए उन दोनों के गले को दबाने लगता है। वहीं वो दोनों दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। उन दोनों को दर्द से चिल्लाता देख मिस जिया उस ओल्ड कल्टीवेटर से कहती है, प्लीज तुम इन दोनों को छोड़ दो, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी।
फिर वो ओल्ड मास्टर मिस जिया से कहता है, तो फिर तुम्हें इन दोनों को भूलना होगा। आगे से वो लड़की रोते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई। मिस जिया की इस बात को सुनकर वो ओल्ड कल्टीवेटर उन दोनों को जमीन पर फेंक देता है। फिर वो ओल्ड मास्टर उस लड़की से कहता है, लेकिन अगर ये दोनों यहाँ रहेंगे तो तुम इन लोगों से अपनी अटैचमेंट को कम नहीं कर पाओगी, तो मैं इन्हें मॉर्टल नेशन में भेज रहा हूँ, जहां पर कि सिर्फ मॉर्टल्स रहते हैं। ये बोलने के बाद वो ओल्ड कल्टीवेटर अपनी पावर की मदद से वहां पर एक पोर्टल को खोल देता है और उन दोनों को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों ही जमीन पर अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, मगर तभी सीओ को होश आ जाता है और वो खड़ा होकर आसपास की जगह को देखने लगता है। फिर उस जगह को देखकर वो खुद से कहता है, मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूं। इस सिटी का नाम सियोगोक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर किम को भी अब होश आ जाता है। फिर सीओ भी डायरेक्टर किम के पास आकर बैठ जाता है। तभी डायरेक्टर किम सीओ से कहते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई बुरे सपने में हूं। तभी आगे से सीओ कहता है, किम अगर सच कहूं तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा हूं। फिर डायरेक्टर किम कहते हैं, काश ये सब बस एक सपना होता। फिर डायरेक्टर किम अपने सर पर हाथ रखकर सीओ से कहते हैं, अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, लेकिन चलो ये बात तो अच्छी है कि हम कम से कम उस फॉरेस्ट से तो बाहर निकल आए, नहीं तो जरूर ही हम वहां पर किसी मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते। हम सीओ को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन पिछली लाइफ में मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा हर्ब गैदरर था जो कि हर्ब्स को इकट्ठा किया करता था। तभी डायरेक्टर किम सीओ से कहते हैं, आखिर हम कब तक यूं ही बैठे रहेंगे, मुझे लगता है अब हमें यहां से चलना चाहिए। आगे से सीओ भी ठीक है कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर किम वहां के लोगों की बातों को सुनकर सीओ से कहते हैं, आखिर ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या ये चाइनीज है, और आखिर ये लोग हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं। आगे से सीओ कहता है, ये लोग हमारे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात को सुनकर डायरेक्टर किम सीओ को काफी हैरानी से देखने लगते हैं। तभी आगे से सीओ मुस्कुराते हुए डायरेक्टर किम से कहता है, आप ऐसे चौंकिए मत, वो क्या है ना, मैंने चाइनीज लैंग्वेज को पहले से ही सीखा हुआ है, बस इसीलिए मैं इनकी बातों को समझ पा रहा हूं। सीओ की इस बात को सुनकर डायरेक्टर किम कहते हैं, ये तो सच में काफी अच्छी बात है। फिर दूसरी तरफ हम सीओ को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने डायरेक्टर किम से झूठ कहा है, क्योंकि यहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो चाइनीज है ही नहीं, वो एक एंशिएंट लैंग्वेज है जिसे कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बड़ी ही मुश्किल से सीखा था। फिर हम उसकी एक पास्ट मेमोरी का सीन देखते हैं जहां पर कि कई सारे भिखारी सीओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इस लड़के की उम्र तकरीबन 20 साल होगी, मगर फिर भी इसे तो अपनी लैंग्वेज तक नहीं बोलनी आती, ये तो एक मंदबुद्धि है। ये बोलकर वो सभी भिखारी सीओ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पे कि हम सीओ को देखते हैं जो कि डायरेक्टर किम से कहता है, क्यों ना हम अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लें। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, मगर वो कैसे, जबकि हमारे पास तो यहाँ के पैसे भी नहीं है। फिर सीन चेंज होता है, हम एक ऑक्शन हॉल का सीन देखते हैं जहां पे हम सीओ को देखते हैं जो कि उस ऑक्शन हॉल के दुकानदार को जिनसेंग हर्ब को पकड़ाकर कहता है, आखिर तुम इसे कितने में खरीदोगे। आगे से वो दुकानदार जैसे ही उस हर्ब को देखता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से कहता है, क्या आप लोग सच में इस प्रेशियस हर्ब को यहाँ बेचने आए हैं। आगे से सीओ कहता है, यह हर्ब कम से कम 800 साल पुरानी है। इस बात को सुनकर वो दुकानदार सीओ से कहता है, हाँ सर मैं जानता हूं कि इसकी वर्थ कम से कम 15 सिल्वर टेल्स की होगी। 15 सिल्वर टेल्स सुनकर सीओ काफी कोल्ड सा फेस बनाकर मन ही मन सोचता है, पिछली लाइफ में मेरे पास कभी भी इतने सारे पैसे नहीं थे। ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो खुद को शांत करता है और उस दुकानदार से कहता है, चलो तो ठीक है, इस हर्ब के बदले जल्दी से तुम मुझे 15 सिल्वर टेल्स दे दो। आगे से वो दुकानदार भी खुशी खुशी सीओ को 15 सिल्वर टेल्स दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक घर को देखते हैं। तभी वहां पर सीओ और डायरेक्टर किम भी आ जाते हैं जिन्होंने कि अब कपड़े भी बदल लिए होते हैं। उस घर को देखकर सीओ कहता है, आज से हम इसी घर में रहेंगे। अब घर के अंदर चलते हैं। मिस्टर किम, मैं आपको अंदर चलकर इस जगह की लैंग्वेज को सिखाता हूं। आगे से डायरेक्टर किम थोड़े से सरप्राइज होकर सीओ से ठीक है कहते हैं। तभी हम वापस से सीओ को देखते हैं जो कि देखता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही सिल्वर टेल बची है। उसे देखकर वो खुद से कहता है, सच में यहाँ इस सिटी में सभी चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन तभी पीछे से डायरेक्टर किम सीओ को आवाज लगाकर कहते हैं, हम अब एक नए वर्ल्ड में हैं, तो क्यों ना हम दोनों अब से एक दूसरे को सिर्फ नाम से बुलाए। आगे से सीओ भी ठीक है कहता है। फिर नेक्स्ट सीन हम रात का देखते हैं जहां पर कि सीओ किम से कहता है, मैं इतने पैसे इसलिए कमा पाया क्योंकि मेरे पास ये हर्ब्स थे, मगर अब हमारे पास बस कुछ ही हर्ब्स बचे हैं, और अगर अब हमारे ये हर्ब्स भी खत्म हो गए तो हमें पैसों की काफी तंगी होगी।
तो हमें जल्द से जल्द पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे करेंगे, मगर तभी वो सीईओ से कहते हैं, क्यों ना हम सिल्वर का बिजनेस शुरू करें। इस बात को सुनकर सीईओ मन ही मन सोचता है, अगर हम इन सब बची हुई हर्ब्स को भी बेच देते हैं तो हमारे पास इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि हम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। और साथ ही साथ डायरेक्टर किम एक कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उनके पास इतने स्किल सेट तो है ही कि हम उस बिजनेस को भी ईजिली ग्रो कर लेंगे। मगर ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। जबकि मैं इस दुनिया में रिग्रेस हुआ हूं, तो क्यों ना मैं कुछ बड़ा सोचूं। वैसे भी डायरेक्टर किम तो एक मार्शल जीनियस है, जो कि अपनी लास्ट लाइफ में सिर्फ 3rd ग्रेड की बुक्स को पढ़कर ही एक मार्शल मास्टर बन गए थे। फिर जब उन्होंने एडवांस टेक्निक्स को मास्टर किया, तब वो इस जियांगू के सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्टों में से एक बन गए थे। लेकिन अगर इस बार मिस्टर किम शुरुआत से ही एडवांस टेक्निक्स को सीखना शुरू कर दें, तब तो ज़रूर ही ये इस जियांगू के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बन सकते हैं, वो भी 30 सालों से पहले। और तब तक डायरेक्टर किम मेरे काफ़ी काम आ सकते हैं। ये बोलकर सीईओ एक ईविल हंसी हंसता है। ये सोचने के बाद सीईओ डायरेक्टर किम से कहता है, डायरेक्टर किम, ये मार्शल आर्ट्स का वर्ल्ड है, तो क्या पता इस जियांगू के गुंडे कब हमारे बिजनेस को हथिया ले। तो क्यों ना पहले हम थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सीख लें। जैसे ही डायरेक्टर किम इस बात को सुनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब मार्शल आर्ट को सीखने से है, लेकिन हमें सिखाएगा कौन। आगे से हम सीईओ को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर किम को इतना खुश देखकर सोचता है, मैं जानता था कि ये मार्शल आर्ट सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर सीईओ डायरेक्टर किम को बताता है, यहाँ इस सिटी में 7 काफ़ी फेमस सेक्ट्स हैं। उन 7 सेक्ट में से 4 सेक्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हैं, जिनमें कि डीमन स्लेइंग सेक्ट, बाइंडिंग टेम्पल, फिर बर्ड हाउस और आखिर में आता है मिस्टीरियस सेक्ट। ये चारों सेक्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हैं और इन चारों सेक्ट्स को स्टार सेक्ट्स भी कहते हैं। और बाकी बचे 3 सेक्ट वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स हैं, जिन्हें कि सभी लोग डीमन सेक्ट्स भी कहते हैं। इनमें आते हैं वुल्फ गैंग, फिर डार्क नाइट एसोसिएशन और आखिर में ड्रैगन फाइटिंग सेक्ट। फिर सीईओ डायरेक्टर किम को उन सभी सेक्ट्स की स्पेशलिटी बताने लगता है। सबसे पहले वो डीमन स्लेइंग सेक्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि डीमन स्लेइंग सेक्ट की स्पेशलिटी है सोर्ड और ब्लेड टेक्निक्स। वहीं जो सेल्फ बाइंडिंग टेम्पल है वो एक बुद्धिस्ट सेक्ट है। जो बर्ड हाउस सेक्ट है उनकी स्पेशलिटी है स्पीड। और वहीं जो मिस्टीरियस सेक्ट है उनकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, वो सभी तरह की मार्शल आर्ट्स को सिखाते हैं। फिर आते हैं वो तीनों डीमन सेक्ट और उन तीनों की स्पेशलिटी है मैजिक और मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन। और ये तीनों सेक्ट काफ़ी सारे इलीगल काम भी करते हैं। तो चलो अब आप बताइए डायरेक्टर किम, इनमें से आपको कौन सा सेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे तो सबसे बढ़िया डीमन स्लेइंग सेक्ट लगा, जहां पर एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई जाती है। डायरेक्टर किम की इस बात को सुनकर हम देखते हैं सीईओ काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर डायरेक्टर किम को देखने लगता है और साथ ही साथ उन्हें देखकर मन में सोचता है, जैसा कि मुझे लगा ही था। लेकिन तभी डायरेक्टर किम सीईओ से पूछते हैं, आखिर तुम्हें इन सब सेक्टों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। आगे से सीईओ कहता है, वो क्या है ना, रास्ते में मैंने 2 मार्शल आर्टिस्टों को इन सेक्टों के बारे में बात करते सुन लिया था। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां पर सीईओ और डायरेक्टर किम दोनों ही डीमन स्लेइंग सेक्ट में आ गए होते हैं। तभी वहां बाहर खड़ा एक गार्ड उन दोनों को रोकने लगता है और उन दोनों से पूछता है, आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो। तभी सीईओ उन सभी लोगों के सामने डायरेक्टर किम को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, ये मेरे एल्डर ब्रदर है और हमने आपके डीमन स्लेइंग सेक्ट की काफ़ी तारीफें सुनी है, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। इस बात को सुनकर हम देखते हैं वहां खड़ा गार्ड बड़ा ही सीरियस होकर सीईओ को देखने लगता है। वहीं हम सीईओ के पीछे खड़े डायरेक्टर किम को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। और फिर वो सीईओ को देखकर सोचते हैं, आखिर सीईओ इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। लेकिन तभी वहां खड़ा वो गार्ड डायरेक्टर किम को देखकर कहता है, मुझे माफ करना, मगर इस उम्र में तुम्हारे एल्डर ब्रदर के लिए मार्शल आर्ट सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी सीईओ उसे एक सिल्वर टेल की रिश्वत देते हुए कहता है, अगर सच कहूं तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है, हम तो बस सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं। रिश्वत लेने के बाद वो गार्ड सीईओ और डायरेक्टर किम को सेक्ट के अंदर ले चलता है। फिर हम सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर कि एक मास्टर उन दोनों से कहता है, तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना है। तभी आगे से सीईओ एक सिल्वर टेल से भरे बॉक्स को उस मास्टर की तरफ करते हुए कहता है, हमारी तरफ से आपके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए सीनियर। इतनी सारी सिल्वर टेल्स को देखने के बाद हम देखते हैं उस मास्टर के मन में भी लालच आ जाता है। फिर वो मास्टर उस बॉक्स को लेकर कहता है, तो ठीक है, तुम में से कोई एक हमारे सेक्ट को आउटर डिसाइपल के तौर पर ज्वाइन कर सकता है। अब तुम आपस में डिसाइड कर लो कि वो एक तुम दोनों में से कौन होगा। उस मास्टर की इस बात को सुनकर डायरेक्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम तो हमें सरेआम लूट रहे हो। मगर तभी आगे से सीईओ एक ईविल हंसी हंसते हुए उस मास्टर से शुक्रिया कहने लगता है और साथ ही साथ उस मास्टर से कहता है, तो हमने डिसाइड कर लिया है, तो हम दोनों में से मेरे एल्डर ब्रदर इस सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। फिर आगे से वो मास्टर भी ठीक है बोलकर वहां से जाने लगता है और वो वहां से जाते जाते डायरेक्टर किम से कहता है, तुम कुछ देर में बाहर यार्ड में आ जाना, वहां पर बाकी के आउटर डिसाइपल्स भी कुछ ही देर में इकट्ठे होंगे। ये बोलकर वो मास्टर वहां से चला जाता है। फिर डायरेक्टर किम सीईओ से पूछते हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये पैसे तो तुम्हारे थे। आगे से सीईओ मुस्कुराकर डायरेक्टर किम से कहता है, वैसे भी मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इतना अच्छा नहीं हूं। आगे से डायरेक्टर किम सीईओ की चिंता करते हुए सीईओ से पूछते हैं, आखिर अब तुम क्या करोगे? आगे से सीईओ कहता है, मैं बाकी के बचे हुए पैसों से कोई बिजनेस शुरू करूंगा और तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। बस तुम अपना ध्यान मार्शल आर्ट को सीखने पर लगाओ। सीईओ की इस बात को सुनकर हम देखते हैं डायरेक्टर किम मन ही मन सीईओ की काफी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम 7 महीने बाद का देखते हैं जहां पे कि सेक्ट का कंपटीशन चल रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि डायरेक्टर किम एक इनर डिसाइपल से बैटल करते हुए हमें बता रहे होते हैं, मार्शल आर्ट को मास्टर करने के लिए हमें मार्शल आर्ट का ट्रू मीनिंग पता होना चाहिए। अगर कोई 3rd ग्रेड का वॉरियर भी मार्शल आर्ट के ट्रू मीनिंग को समझ जाए तो वो सीधा 2nd ग्रेड पर पहुंच सकता है। बाकी ये सब आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। इसी बीच हम देखते हैं उस सेक्ट के सभी इनर डिसाइपल्स डायरेक्टर किम पर अटैक कर देते हैं, मगर डायरेक्टर किम की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उनमें से कोई भी डिसाइपल डायरेक्टर किम को छू भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर किम उन सभी इनर डिसाइपल्स का मार मारकर भरता बना रहे होते हैं। तभी हम एक इनर सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, एक घटिया सा आउटर डिसाइपल हमारे सेक्ट के सभी इनर डिसाइपल्स को कैसे हरा सकता है। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि डायरेक्टर किम इन 7 महीनों में ही 1st ग्रेड के वॉरियर बन चुके हैं और डायरेक्टर किम ने डेमन स्लेइंग सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक, जिसका की नाम है डेमन ड्रैगन टेक्निक, उसे भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। फिर कहानी कंटिन्यू होती है, वही हमें उस सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर किम से काफी ज्यादा जल रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर ये आधे साल में ही 1st ग्रेड का वॉरियर कैसे बन सकता है? मुझे तो इसमें पूरे के पूरे 3 साल लग गए थे और ऊपर से ये एक आउटर डिसाइपल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे हमारे सेक्ट की काफी बदनामी होगी। ये सोचने के बाद वो मास्टर किम पर एक झूठा आरोप लगा देता है और फिर वो सभी को ऑर्डर्स देता है, मास्टर किम को कैप्चर कर लो। मगर मास्टर किम वक्त रहते वहां से भाग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर किम को देखते हैं जो कि वापस से सीईओ के पास आ जाते हैं और उसे ये पूरी कहानी बता देते हैं। आगे से सीईओ कहता है, आखिर इतना सब कुछ हो गया मगर तुम अभी भी इतने शांत कैसे हो? आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, तुम इनकी चिंता मत करो। आगे से सीईओ कहता है, आखिर मैं चिंता कैसे न करूं? वो लोग तुम पर दूसरे क्लान का स्पाई होने का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और यहां तुम मुझे कह रहे हो कि चिंता मत करो। तभी डायरेक्टर किम सीईओ से कहते हैं, वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, मैं जल्द ही हेवनली स्टेज पर पहुंचने वाला हूं। इस बात को सुनते ही सीईओ बड़ी ही हैरानी से सोचता है, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? फिर राइटर हमें बताता है, इस पूरे जियांगू में सिर्फ 10 मार्शल आर्टिस्ट्स हैं जो कि हेवनली रेल्म पर हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल लेवल हेवनली लेवल है। हालांकि अपर रेल्म में इससे भी कई ऊपर तक लेवल्स हैं, मगर इस लोअर वर्ल्ड में हेवनली लेवल सबसे बड़ा लेवल है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, हम देखते हैं सीईओ को जो कि अभी भी डायरेक्टर किम को बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। फिर सीईओ अचानक से मुस्कुराने लगता है और सोचता है, वैसे इसमें भी मेरा ही फायदा है, डायरेक्टर किम जितना ग्रो करेंगे मैं भी उतना ही ग्रो करूंगा। फिर अगला सीन हम 7 दिन बाद का देखते हैं जहां पे कि डायरेक्टर किम अपनी की को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। वहीं साइड में खड़ा सीईओ भी डायरेक्टर किम को ही देख रहा होता है और वो डायरेक्टर किम को देखते हुए मन ही मन कहता है, ये तो की से जनरेट हो रखे फ्लावर्स हैं, जहां तक मैंने सुना है इन्हें सिर्फ पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ही समन कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर किम भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाते हैं और उठते ही वो कहते हैं, मैं हेवनली रियल्म पर पहुंच चुका हूं, अब मुझे उस डीमन स्लेइंग सेक्ट के लीडर का कोई भी डर नहीं है। आगे से सीईओ डायरेक्टर किम की तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। आगे से डायरेक्टर किम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी हेवनली रियल्म पर पहुंच जाऊंगा। जब डायरेक्टर किम ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर डीमन स्लेइंग सेक्ट के एक मास्टर और उसके साथ में उसके कई सारे सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डीमन स्लेइंग सेक्ट के सभी लोग सीईओ और किम को घेर लेते हैं।
उन्हें घेरने के बाद डीमन स्लेइंग सेक्ट का एक मास्टर डायरेक्टर किम को स्पाई बोलकर गालियां देने लगता है। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि उन लोगों से घबराते हुए कहता है, दोस्तों मैं कोई स्पाई नहीं हूं, कसम से मैं तो कोई मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूं। लेकिन तभी वहां खड़ा डीमन स्लेइंग सेक्ट का वो मास्टर सीओ की नाक पर एक जोरदार पंच मार देता है और साथ ही साथ वो सीओ से चुप रहने को कहता है और सीओ से कहता है, हम लोगों ने दरवाजे के बाहर से तुम दोनों की सभी बातें सुन ली हैं और ये भी कि तुम दोनों ही किसी कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे थे और अब तुम हमें कह रहे हो कि तुम कोई स्पाई नहीं हो। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर किम को, जो कि अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मास्टर के हाथ को काट देते हैं। हाथ कट जाने के बाद वो मास्टर दर्द से चिल्लाने लगता है और उस मास्टर के हाथ को काटने के बाद डायरेक्टर किम बड़े ही कोल्ड तरीके से उन सभी लोगों से कहता है, मैंने तुम सबको पहले भी कई बार बता दिया है कि मैं कोई स्पाई नहीं हूं और तुम्हारा सेक्ट ही मेरा ज्वाइन किया हुआ पहला सेक्ट था। मगर तभी डीमन स्लेइंग सेक्ट के सभी मार्शल आर्टिस्ट डायरेक्टर किम पर अटैक कर देते हैं। मगर हम देखते हैं डायरेक्टर किम की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो ना ही सिर्फ उन सभी के अटैक्स को डॉज करते हैं, बल्कि उन सभी मार्शल आर्टिस्टों के राइट हैंड को भी अपनी तलवार से काट देते हैं। तभी उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट डायरेक्टर किम की स्पीड को देखकर अपने सभी लोगों से कहता है, जल्दी से यहां से भागो, इस कमीने ने लेवल अप कर लिया है, हमें जल्द से जल्द सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि हम सभी मिलकर भी अब इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी वहां से भाग जाते हैं। उन सभी लोगों के जाने के बाद हम डायरेक्टर किम को देखते हैं, जो कि सीओ से कहते हैं, सीओ अब मैं खुद को ट्रेन करने के लिए किसी और सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। ये बोलने के बाद वो सीओ से पूछता है, और अब तुम आगे क्या करने वाले हो? आगे से सीओ कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो क्यों ना अब हम ड्रैगन फाइटिंग सेक्ट में चलें। आगे से डायरेक्टर किम भी हंसते हुए सीओ से ठीक है कहते हैं। फिर डायरेक्टर किम थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, मगर उससे पहले मैं डीमन स्लेइंग सेक्ट के सभी एल्डर्स और साथ ही साथ उनके लीडर को खत्म करके आता हूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर किम डीमन स्लेइंग सेक्ट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उस सेक्ट के काफी लोगों को मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं सीओ भी नीचे से पहाड़ चढ़ते हुए डीमन स्लेइंग सेक्ट की ओर ही आ रहा होता है। उसे देखकर डायरेक्टर किम कहते हैं, सीओ थोड़ा जल्दी आओ। आगे से सीओ कहता है, डायरेक्टर किम आप कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं। मगर तभी वो डायरेक्टर किम की स्वॉर्ड को देखकर सोचने लगता है, इसकी स्वॉर्ड पर तो ब्लड लगा हुआ है, यानी कि इसने डीमन स्लेइंग सेक्ट के ऑलरेडी कई लोगों को मार दिया है। मगर हैरान होने वाली बात यह है कि उसके बाद भी इसके चेहरे पर एक डेविलिश सी हंसी है, यानी कि इसने इस दुनिया में वायलेंस के पाथ को चुना है। हालांकि ये सिर्फ इसने अपने सर्वाइवल के लिए किया है, मगर फिर भी ये अब काफी क्रूअल बन चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीओ भी अब उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर किम ने डीमन स्लेइंग सेक्ट के लीडर को खत्म कर दिया होता है और अब डीमन स्लेइंग सेक्ट के बाकी सभी मार्शल आर्टिस्ट डायरेक्टर किम के सामने नील डाउन करके बैठे हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम सीधा 2 साल बाद का देखते हैं, जहां पर कि राइटर हमें बताता है डायरेक्टर किम ने इन आखिरी के 2 सालों में कई सारे सेक्टों को डिफीट किया और वो बन गए यू अंगू के सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में यू अंगू लोअर रेल्म को कहा गया है, जहां पर कि सिर्फ लिमिटेड इमॉर्टल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर अब हम पूरे 7 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि हमें सीओ को दिखाया जाता है, जो कि हमें बताता है इन आखिरी के 7 सालों में मेरा और डायरेक्टर किम का रिलेशन बिल्कुल रियल ब्रदर्स जैसा हो गया है। हालांकि शुरुआत में मैं डायरेक्टर किम का फायदा उठाना चाहता था, मगर अब ऐसा नहीं है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पर कि डायरेक्टर किम सीओ को खुद बनाई एक मार्शल आर्ट की किताब देते हुए कहते हैं, इस किताब को मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है और इस किताब में लिखी हुई मार्शल आर्ट तुम्हारी बॉडी के हिसाब से परफेक्ट रहेगी। अगर तुम इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लेते हो तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम इससे मार्शल रेल्म के पीक तक पहुंच जाओगे। फिर हम सीओ को देखते हैं, जो कि जैसे ही उस मार्शल आर्ट की किताब को खोलता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, यहां तक कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बड़ी हैरानी से सोचने लगता है, ये तो फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट की किताब है। फिर नेक्स्ट सीन हम 1 साल बाद का देखते हैं और हमें पता चलता है कि 1 साल के बाद भी सीओ उस बुक को मास्टर नहीं कर पाया होता है। राइटर हमें बताता है सीओ का मार्शल टैलेंट इतना ज्यादा खराब है कि सीओ के लिए वो फर्स्ट ग्रेड की बुक भी किसी थर्ड ग्रेड की बुक जैसी है। वही फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर कि डायरेक्टर किम सीओ को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहे होते हैं। वहीं हम सीओ की हालत को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है और वो काफी ज्यादा थक भी गया होता है। फिर सीओ डायरेक्टर किम से कहता है, डायरेक्टर किम मेरी बॉडी अभी इतनी केपेबल नहीं है कि मैं खुद को इस हद तक ट्रेन कर सकूं। तभी डायरेक्टर किम कहते हैं, शायद तुम स्वॉर्ड्समैनशिप में इतने अच्छे ना हो, मगर अल्केमी में तुमसे बेहतर कोई नहीं। फिर वो दोनों वापस से ट्रेनिंग करने लगते हैं और यूं ही उन दोनों को ट्रेनिंग करते करते 10 साल बीत जाते हैं।
फिर 10 सालों बाद एक ऐसा दिन आता है जहां पर कि हम देखते हैं डायरेक्टर किम कल्टीवेट करते करते एज रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। वहीं दरवाजे के बाहर से सीओ भी डायरेक्टर किम को ये सब करता हुआ देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम डायरेक्टर किम को देखते हैं जिनकी की बॉडी अब एक यंग बॉडी में इवॉल्व हो रही होती है, और अगले ही पल हम देखते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से इवॉल्व हो जाती है और साथ ही साथ उनकी बॉडी में से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकलने लगती है। वहीं ये सब देखकर सीओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और यूं सीओ को हैरान होता देख किम हंसते हुए कहता है, सीओ आखिर तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आगे की कहानी में मैं डायरेक्टर किम को सिर्फ किम ही कहूंगा। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे से सीओ बड़ा ही खुश होकर किम से पूछता है, आखिर तुम अचानक से इतने यंग कैसे हो गए? आगे से किम बताता है, मैंने अपनी बॉडी और सोल पर एज रिवर्सिंग मेथड का यूज किया है जिसे कि सिर्फ इमॉर्टल्स ही कर सकते हैं। फिर किम वहां से चला जाता है। फिर हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पे कि हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे इस मार्शल वर्ल्ड में आए अब पूरे 35 साल हो चुके हैं, यानी कि मैं अब 50 साल का होने वाला हूं, और मेरा ब्रदर किम भी अब यहां से अपर वर्ल्ड में जा चुका है। अब मैं यहां पे वापस से बिल्कुल अकेला हो चुका हूं। ये बोलने के बाद वो एक पुरानी मेमोरी को याद करने लगता है जहां पे कि हम किम को देखते हैं जो कि सीओ से कहता है, जब मैंने मार्शल आर्ट को सीखना शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड हूं। सच में मुझे तो अभी भी इस बात पर यकीन ही नहीं होता। तभी आगे से सीओ कहता है, मगर मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम एक दिन इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल वॉरियर बनोगे। फिर किम कहता है, सीओ क्या तुम्हें वो 3 अपर रेल्म के इमॉर्टल्स याद है जिन्होंने कि हमारे बाकी के साथियों को अगवा कर लिया था? मैंने उन्हें इन आखिरी के 5 सालों में खूब ढूंढा और आखिर में वो तीनों मुझे मिल ही गए। मगर वो तीनों कोई आम से इमॉर्टल्स नहीं है, वो तीनों ही अपर रेल्म के किंग्स हैं। मैंने उन तीनों को बैटल के लिए चैलेंज भी किया, मगर आगे से वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और फिर वहां से गायब हो गए। मगर पिछले ही साल मुझे एक अपर रेल्म का कल्टीवेटर मिला जिसने कि फाइनली मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इस बात को सुनकर सीओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर किम से पूछता है, क्या तुम उस अपर रेल्म के कल्टीवेटर से जीते? आगे से वो कहता है, हाँ मैं उससे जीत गया। इस बात को सुनकर सीओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर तभी किम काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है, उससे जीतने के लिए मैंने अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया, तब जाकर मैं उसकी उंगली पर एक छोटी सी खरोंच मार पाया। इस बात को सुनकर सीओ को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर तभी किम आगे बताता है, उस कल्टीवेटर ने मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर बैटल के दौरान उसकी बॉडी पर एक कट भी लग गया तो वो खुद ब खुद अपनी हार मान लेगा। तो टेक्निकली मैं उससे जीत गया। इस बात को सुनकर सीओ किम से कहता है, जरूर ही वो कल्टीवेटर अपर वर्ल्ड की टॉप 10 रैंकिंग्स में आता होगा, तभी वो इतना ज्यादा पावरफुल था। मगर आगे से किम कहता है, नहीं वो सिर्फ एक सेकंड ग्रेड का कल्टीवेटर था। किम की इस बात को सुनने के बाद तो सीओ पूरी तरह से चौंक जाता है और वो चौंकते हुए कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर किम आगे कहता है, हालांकि मैं इस लोअर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, मगर उन कल्टीवेटर्स के सामने मैं अभी भी एक कुएं का मेंढक हूं। ये बोलने के बाद किम अपने कपड़ों में से एक कटा हुआ हाथ निकालता है और उस हाथ को बाहर निकालने के बाद सीओ से कहता है, मगर आज उस कल्टीवेटर से मैंने वापस से बैटल की थी और आज मैं उसका हाथ काटने में कामयाब रहा। उस कटे हुए हाथ को देखकर सीओ काफी ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम उस कल्टीवेटर को अब सरपास कर चुके हो। आगे से किम कहता है, शायद तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैं अभी भी उस कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने उसका हाथ काटा उसने उसी समय अपने हाथ पर किसी तरह के तालिस्मान को लगा लिया जिससे कि उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो गया। अगर मुझे उन लोगों का मुकाबला करना है तो मुझे अब इस लोअर रियल्म को छोड़ना होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लोअर रियल्म में रहकर उन लोगों का मुकाबला कर सकता हूं। अगर मुझे उन लोगों का मुकाबला करना है तो मुझे अब यहां से जाना होगा। इस बात को सुनकर सीओ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो किम से पूछता है, आखिर अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? आगे से किम जोर जोर से हंसने लगता है। सच में उस समय वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा होता। फिर किम हंसते हुए सीओ को बताता है, उस कल्टीवेटर ने मेरी विल पावर को देखकर मुझे अपने सेक्ट में आने का इन्विटेशन दिया है, मगर वो बेचारा ये नहीं जानता कि मेरा मकसद उन सभी अपर रियल्म के इमॉर्टल्स को खत्म करना है। हालांकि मुझे अब अपर रियल्म में जाकर वापस से एक नई शुरुआत करनी होगी, मगर मुझे इस पूरे मार्शल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड स्लैश की मदद से एक पोर्टल को तैयार कर लेता है और पोर्टल तैयार करने के बाद वो सीओ से कहता है, ब्रदर मैं अपर वर्ल्ड में जा रहा हूं ताकि मैं और भी ज्यादा इनविंसिबल बन सकूं, मगर वहां जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक आखिरी गिफ्ट देना चाहता हूं। ये बोलने के बाद किम एक खुद की लिखी मार्शल आर्ट की बुक को सीओ को देकर वहां से चला जाता है।
फिर सीओ अपने इस फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और वो ये सब सोचकर और भी ज्यादा सैड हो जाता है। ये हमने आखिरी एपिसोड में देखा था। किम सीओ को अकेला छोड़कर अपर वर्ल्ड में चला जाता है। वहीं बेचारा सीओ अब किम के जाने के बाद काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत सीधा 10 साल बाद से होती है, जहां पर कि अब सीओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, बिल्कुल अपनी पिछली लाइफ की तरह। और वो बेचारा रोते हुए खुद से कह रहा होता है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं भी अपने बाकी साथियों की तरह एक अच्छी लाइफ को जी सकूं। सच में मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। फिर वो खुद से कहता है, हालांकि मेरी ये जिंदगी पिछली वाली जिंदगी से काफी बेहतर थी। मैंने इस जिंदगी में काफी इज्जत कमाई, काफी पैसे कमाए और कुछ मार्शल आर्ट्स भी सीखी। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इसी बात का है कि अगर मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता तो शायद आज मैं भी मिस्टर किम के साथ अपर रेल में होता। ये बोलते हुए उस बेचारे की आंखों से आंसू आने लगते हैं। सच में यहाँ पर तो सीओ के लिए मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद भी वो खुद से कह रहा है कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। जबकि अंदर ही अंदर सीओ भी इस बात को जानता है कि उसके बाकी सभी साथियों में कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट था, मगर वहीं बेचारे सीओ के पास किसी भी तरह का स्पेशल टैलेंट नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीओ वापस से अपनी इस लाइफ में भी मर जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि सीओ मरने के बाद वापस से पिछली बार की तरह इस बार भी रिग्रेस हो जाता है, यानी कि वो फिर से अपनी सेकंड लाइफ की स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसे कि वो कहानी की शुरुआत में आया था। मगर अब की बार ये उसका दूसरा रिग्रेशन है, यानी कि ये उसका दूसरा मौका है अपनी डेस्टिनी को बदलने का। फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि खुद को दोबारा से रिग्रेस होता हुआ देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी ही हैरानी से खुद से कहता है, ये तो वही फॉरेस्ट है, यानी कि इसका मतलब मैं फिर से इस मार्शल वर्ल्ड में रिग्रेस हो चुका हूं। तभी वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में पहले से काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही होती है और उसकी बॉडी पहले के मुकाबले काफी चेंज भी हो गई होती है। तभी उसे याद आता है कि लास्ट लाइफ में उसने मिस्टर किम के साथ काफी सारी मार्शल आर्ट सीखी थी और वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी में ये सभी चेंजेस उन्हीं टेक्निक्स को सीखने की वजह से आए हैं। लेकिन तभी हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि सीओ को गाली देते हुए स्लैप लगाने लगता है। मगर अब की बार हम देखते हैं सीओ की स्पीड अपनी पिछली लाइफ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, इसीलिए वो रियो के स्लैप को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। और यूं सीओ को अपने उस स्लैप से बचता देख रियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो लगातार ही सीओ पर कई सारे स्लैप्स करने लगता है। मगर सीओ की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सीओ उसके सभी अटैक्स को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। वहीं सीओ उन स्लैप्स को डॉज करते हुए मन ही मन सोच रहा होता है, सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर चुकी है। मुझे लगता है हेवेंस ने मुझे अपनी किस्मत को बदलने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। फिर हम वापस से रियो को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा थक चुका होता है। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है और वो तंग आकर सीओ को गालियां देने लगता है। मगर दूसरी तरफ सीओ अभी भी अपनी सोचों में ही डूबा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है, क्या ये सच में कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई कर्स। हालांकि इन रिग्रेशंस की वजह से मैं लाइफ में काफी कुछ सीख पा रहा हूं, मगर फिर भी मैं किसी ऐसे टाइम लूप में नहीं फंसा रहना चाहता जहां पर कि मैं अपने दोस्तों से भी ना मिल पाऊं। पिछली लाइफ में भी मैं अपने इन दोस्तों से नहीं मिल पाया था और यहां तक कि मेरा ब्रदर मिस्टर किम भी मुझे मेरी पिछली लाइफ में अकेला छोड़कर चला गया था। मैं इस घटिया सी लाइफ में हमेशा के लिए ट्रैप नहीं होना चाहता। लेकिन तभी हम मास्टर किम को देखते हैं जो कि रियो को रोकने लगते हैं और उससे कहते हैं, रियो अब जाने भी दो। वैसे भी सीओ ने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया है। लेकिन वहीं सीओ भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो बड़े ही कोल्ड तरीके से रियो से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम एक काफी बड़े बेवकूफ हो, मगर अब तुम्हें जरा शांत हो जाना चाहिए। लेकिन आगे से रियो वापस से सीओ को गाली देते हुए कहता है, कमीने, तूने हिम्मत कैसे की मुझसे यूं जबान चलाने की। रियो को गाली देता देख सीओ रियो से कहता है, वैसे भी आज ड्राइविंग की ड्यूटी तुम्हारी थी। मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था कि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूं, मगर फिर भी तुमने मुझे फोर्स किया, तो आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। इसमें पूरी की पूरी गलती तुम्हारी है। मगर वहीं हम रियो को देखते हैं जिसे कि सीओ को इतना एरोगेंटली बात करता देख काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वो अपनी खुद की बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा होता। फिर सीओ मिस्टर किम से कहता है, मिस्टर किम, मैं रात बिताने के लिए किसी जगह को ढूंढता हूं, तब तक आप बाकी लोगों के साथ जाके हमारी कार ढूंढिए। सीओ की बातों को सुनकर सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मिस्टर सीओ तो सच में काफी ज्यादा समझदार हैं। फिर वो सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर अगला सीन हम सनसेट के बाद का देखते हैं जहां पर कि वो सभी लोग वापस से एक केव के अंदर आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सभी लोग वहीं पर सो जाते हैं। फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि अभी भी उठा हुआ होता है
और वो खुद से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं इन लोगों के साथ रिलेशन क्यों बनाऊं, जबकि मैं जानता हूं कि आखिर में मैं इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेला हो जाने वाला हूं। तो आखिर इन सभी से रिलेशन रखने का क्या फ़ायदा। मगर मैं हमेशा ही इस रिग्रेशन की प्रोसेस में नहीं फंसा रहना चाहता। मैं वापस से अपनी दुनिया अर्थ पर जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर मैं ऐसा करूं कैसे। मगर हो ना हो, ये सब चीज़ें उस असेंशन गेट से रिलेटेड है। लेकिन असेंशन गेट तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में एक आम सा मॉर्टल बनकर मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मुझे अब कल्टीवेटर बनना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक बार मैं कल्टीवेटर बन गया तो फिर मैं अपनी लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज कर सकता हूं, जिससे कि मैं काफ़ी लंबे समय तक जी सकता हूं और काफ़ी ज़्यादा इनविंसिबल भी बन सकता हूं। ये बोलता बोलता सीओ केव के बाहर आ जाता है और वो चिल्लाकर कहने लगता है, इस लाइफ में मैं एक कल्टीवेटर ज़रूर से बनकर रहूंगा। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर कि सीओ कई सारी जिंक्सिंग हर्ब्स को खाकर खुद के इंटरनल कोर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो कल्टीवेट कर सके। फिर वो हमें बताता है, पिछली लाइफ में मिस्टर किम ने मेरे लिए एक येलो ड्रैगन मेथड नाम की एक टेक्निक को तैयार किया था। मैं यहाँ पर उसी टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इन जिंक्सिंग हर्ब्स का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकूं। हम देखते हैं इस मेथड को यूज करने की वजह से सीओ के हार्ट पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है। उसका हार्ट काफी ज्यादा तेजी से पंप करने लगता है और यहां तक कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो खुद से कहता है, हालांकि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर मुझे ये करना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहां पर कि सीओ एक लकड़ी की मदद से एक स्वॉर्ड तैयार कर रहा होता है। फिर उस स्वॉर्ड को तैयार करने के बाद सीओ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है, और प्रैक्टिस करते करते वो सोचने लगता है, पिछली लाइफ में मैं सिर्फ एक एवरेज मार्शल आर्टिस्ट था, मगर अब की बार मैं अपने स्किल्स को पूरी तरह से मास्टर करूंगा ताकि मैं एक पीक लेवल का कल्टीवेटर बन सकूं। हालांकि शायद मुझे इसमें काफी समय लग सकता है, मगर मैं अब पूरी तरह से तैयार हूं एक पीक लेवल का कल्टीवेटर बनने के लिए। ये सोचने के बाद वो सामने के पेड़ पर एक काफी पावरफुल स्ट्राइक कर देता है, जिससे कि उस पेड़ पर एक काफी डीप कट लग जाता है। तभी वहां पे मिस्टर किम भी आ जाते हैं और वो भी सीओ की उस स्वॉर्ड स्लैश को देख लेते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंकते हुए सीओ से पूछते हैं, सीओ तुमने ये कैसे किया, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि मिस्टर किम की बात सुनकर सोचने लगता है, अब मैं इन्हें ये कैसे बताऊं कि लास्ट लाइफ में ये सब मैंने इनसे ही सीखा है। ये सोचने के बाद वो मुस्कुराकर मिस्टर किम से कहता है, मिस्टर किम लगता है आप भी इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं। किम काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सीओ से कहता है, क्या सच में, क्या तुम मुझे भी ये सब सिखा सकते हो। लेकिन तभी वहां पे डीमन फॉक्स आ जाती है और वो फॉक्स बड़े ही गुस्से से उन लोगों से कहती है, सच में तुम ह्यूमंस तो काफी ज्यादा बदतमीज हो, तुम लोगों को तो ये तक नहीं पता कि आखिर एक गॉडेस को कैसे ट्रीट करते हैं। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो उस फॉक्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर मैं इस फॉक्स के बारे में कैसे भूल गया। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि इस लाइफ में सीओ डीमन फॉक्स के बारे में पूरी तरह से भूल गया, जिस कारण वो समय पर डीमन फॉक्स को ग्रीट नहीं कर पाया, और इस वजह से वो डीमन फॉक्स उसे और उसके सभी साथियों को मारकर खा गई। यहां पर सीओ इस तरह से एक बार फिर से मारा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीओ का थर्ड रिग्रेशन होता है, यानी कि वो वापस से जिंदा हो जाता है, मगर अब की बार हमें सीधा डीमन फॉक्स वाला सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अब की बार उन सभी लोगों ने टाइम पर डीमन फॉक्स को ग्रीट कर दिया होता है। फिर हम सीओ को देखते हैं, जो कि अपने एक हाथ को सैक्रिफाइस करने के लिए उस डीमन फॉक्स के पास जाने लगता है, और वो चलते चलते खुद से कहने लगता है, मैं सच में काफी ज्यादा वर्थलेस हूं। हम देखते हैं खुद को यूं बुरा भला बोलते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और अगले ही पल हम देखते हैं सीओ गुस्से में आकर अपने राइट हैंड की मदद से अपने लेफ्ट हैंड को खींचकर उखाड़ लेता है। सच में ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर ये सीरीज आगे चलकर किस ब्रूटैलिटी को टच करने वाली है। और वहीं सीओ को यूं खुद से अपना हाथ उखाड़ता देख उसके सभी साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहां तक कि उन सभी के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं हम वापस से सीओ को देखते हैं, जो कि उस डीमन फॉक्स को अपना हाथ देते हुए मन ही मन सोचता है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे इस पूरे मार्शल वर्ल्ड को डोमिनेट करना है। वहीं आगे से डीमन फॉक्स सीओ से कहती है, तुम बाकी ह्यूमंस जैसे नहीं हो, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि आखिर एक गॉडेस को कैसे खुश किया जाता है। वहीं अपने कटे हुए हाथ को देते हुए सीओ सोच रहा होता है, जिस दिन मैं इस फॉक्स को सरपास कर लूंगा उस दिन मैं इससे हर चीज का हिसाब लूंगा। फिर वो फॉक्स उसके हाथ को खाकर वहां से चली जाती है। उस फॉक्स के जाने के बाद हम सीओ को देखते हैं,
जो कि वापस से स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है। हालांकि अब उसके पास अपना सिर्फ एक ही हाथ बचा होता है, मगर फिर भी वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए लगातार प्रैक्टिस करने में लगा रहता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जहां पर कि कुछ इमॉर्टल्स आकर उसके 3 साथियों को ले जाते हैं, मगर सीओ उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर करके अभी भी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करने में लगा रहता है। वो इमॉर्टल सीओ का हाथ वापस से हील कर देते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे पास्ट के सभी इंसिडेंट्स रिपीट होने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ सीओ कंटिन्यूअसली खुद को ट्रेन करने में लगा रहता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जबकि एक ओल्ड कल्टिवेटर सीओ और मिस्टर किम को पोर्टल की मदद से मॉर्टल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। मगर अब की बार हम देखते हैं वो दोनों किसी पेड़ के ऊपर टेलीपोर्ट हो रखे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सीओ मिस्टर किम को अपने कंधे पर उठाकर उस पेड़ से नीचे की ओर कूद जाता है। फिर उस पेड़ से नीचे आने के बाद सीओ मन ही मन सोचने लगता है, पिछली बार जब हम टेलीपोर्ट हुए थे वो जगह इस जगह से काफ़ी डिफरेंट थी। हालांकि मैंने इस मॉर्टल वर्ल्ड में पूरे 100 साल बिता रखे हैं, तो मुझे इस जगह के बारे में भी पूरी तरह से पता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर किम को भी होश आ जाता है और वो होश में आते ही सीओ से पूछने लगते हैं, आखिर अब हम ये किस जगह पर हैं? आगे से सीओ कहता है, ये युआन सिटी के पास का जंगल है। आगे से मिस्टर किम बड़ी हैरानी से सीओ से पूछते हैं, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? आगे से सीओ कहता है, अभी कुछ देर पहले यहां से कुछ लोग जा रहे थे, मुझे इस जगह का उन्हीं लोगों से पता चला है। फिर वो दोनों पास की सिटी की ओर जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों युआन सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों उन जिंक्सिंग हर्ब्स को बेचकर वापस से एक घर को खरीद लेते हैं। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि सीओ हमें बताता है कि इस आखिरी के 1 साल में उसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, यहाँ तक कि उसने मिस्टर किम को भी बेसिक मार्शल आर्ट्स सिखा दी। सीओ कहता है, मैंने उसे लैंग्वेज सिखाई थी और साथ ही सेवरिंग माउंटेन ब्लेड भी, जिसे उसने मेरी सेकंड रिग्रेशन में खुद बनाया था, सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड को मॉडिफाई करके, ताकि वो उसके यूज किए गए वेपन को और बेहतर सूट कर सके। क्या ही अनमोटिवेटिंग बात है। उसने मार्शल आर्ट सीखने के सिर्फ 3 महीने में 3 फ्लावर्स का लेवल हासिल कर लिया। सीओ सोचता है, और एक मैं हूं जो 2-2 जिंदगियां सिर्फ ट्रेनिंग में गुजार दे, फिर भी बस फर्स्ट रेट तक ही पहुंच पाऊं। किम बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हा हा, मुझे लगता है अब मैं तुम्हें हरा सकता हूं मैनेजर सीओ। सीओ मनी मन कहता है, ये इंसान वो किम नहीं है जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में अपना भाई माना था। उसकी मेंटालिटी मुझसे कई गुना ज्यादा छोटी है। मिस्टर किम कहते हैं, मेरे अंदर तो ताकत ही ताकत महसूस हो रही है। सीओ फिर से सोचता है, मेंटल एज की बात करूं तो मैं तो डायरेक्टर किम के दादा के बराबर हो जाऊं। शायद मुझे इस लाइफ में उसका साथ नहीं देना चाहिए था। डायरेक्टर, अब से हमें अलग अलग जिंदगी जीनी चाहिए। क्या? किम कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा डिप्टी मैनेजर सीओ? सीओ, हूं? क्या मैंने कुछ गलत किया? तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? वजह क्या है इसकी? सीओ सोच में पड़ जाता है। रीजन, मेरे पहले रिग्रेशन में यंग हून मार्शल अलायंस का लीडर बन गया था, लेकिन कल्टीवेटर से हारने के बाद वो पूरी तरह से डिस्पेयर में चला गया। दूसरा रिग्रेशन भी कुछ ज्यादा अलग नहीं था। उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया जिसे कहा गया गेजिंग कल्टीवेशन, और मार्शल आर्ट से भी आगे निकल जाना वो रिकॉर्ड बना। ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन को सुधार कर और एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स को पार करके उसने कल्टीवेटर से लड़ाई की, लेकिन वो उनसे ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर्स को सरपास नहीं कर पाया और आखिरकार हार मान ली। उसने मार्शल आर्ट्स का रास्ता छोड़ दिया और गायब हो गया एक कल्टीवेटर बनने के लिए। इस लाइफ में भी वही दोहराया जाएगा। और अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं फिर से यंग हून का वो चेहरा देखूं जो डिस्पेयर से भरा हो। और अब सीओ सोचकर बाहर निकलता है। वो किम की तरफ देखता है और कहता है, मैं इस जमीन को टूर करना चाहता हूं और अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता हूं। किम घबराहट में, बट तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? मैं अकेले खुद को कैसे संभालूंगा? सीओ, तेरी मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि तू अकेले भी सब कुछ कर सकता है। इतनी इनफ है कि तुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें सिखाया है कैसे बोलना है, कैसे लिखना है
और कैसे लड़ना है। तुम अब एक मार्शल आर्टिस्ट हो, वो भी मार्शल पीक स्तर के, इसलिए अब तुझे डरने की या किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। किम निराश होते हुए कहता है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे एक बार फिर उस इंसान से जुदा होना पड़ेगा जो मेरी ही धरती से है। सीओ किम से कहता है, अगर ऐसा है तो चलो एक वादा करते हैं, हर 2 साल बाद इसी दिन यहीं इस घर में मिलेंगे। डायरेक्टर किम को किसी तरह समझाकर मैं वो घर छोड़ आया। फिर हम देखते हैं एक बंदा हाथ में स्पीयर लेके चिल्ला रहा होता है, रुको, तुम हॉल ऑफ 8 रिस्पेक्ट्स में किस वजह से आए हो? सीओ उस बंदे को रिस्पेक्ट देता है और कहता है, मैं यहाँ एक डुअल की रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वो बंदा हंसता है जोर से और कहता है, कोई भी ऐसे ही हॉल ऑफ 8 रिस्पेक्ट्स में घुस नहीं सकता। और तभी सीओ अपनी स्पीड का यूज करके उस बंदे का स्पीयर को बीच से तोड़ देता है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। सीओ कहता है, मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। वो बंदा जो अभी सीओ का मजाक उड़ा रहे थे, वो स्पीयर को देखकर शॉक्ड हुए। सीओ अपनी सोर्ड को रखकर कहता है, क्या मैं अब भी एक नोबडी ऐसा लगता हूं? मैं कुछ भी करूंगा। और फिर अगले सीन में एक लड़की आती है। वो हमारे सीओ को देखती है और कहती है, अंदर आइए, हमारे सेक्ट लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर हमारा सीओ उस लड़की के साथ अंदर चला जाता है। फिर हम अगले सीन में सेक्ट के अंदर का नज़ारा देखते हैं। बीच एरिना में एक शख्स खड़ा होता है, वो है सेक्ट लीडर। वो सीधे हमारे सीओ की तरफ देख रहा होता है, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। सेक्ट के अंदर एरिना के चारों तरफ डिसाइपल्स बैठे होते हैं। हर चेहरा शांत, पर आंखों में उत्साह। सबकी नजरें एक ही जगह टिक चुकी होती हैं। बीच एरिना में खड़े उस इंसान पर, सेक्ट लीडर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ओहो, जब सुना कि कोई फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट आया है, तब से सोच रहा था हमारा मेहमान कौन होगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतना जवान लड़का निकलेगा। सीओ कहते हैं, मैं सीओ यूनायुन हॉल ऑफ इट रिस्पेक्ट्स के सेक्ट लीडर को रिस्पेक्टफुल्ली ग्रीट करता हूं। सेक्ट लीडर हल्का सा हंसता है और कहता है, हो, तुम्हारी क्यू वाकई फॉर्मिडेबल है, जैसी आपकी है सेक्ट लीडर। प्लीज इस इनएक्सपीरियंस्ड फेलो को अपनी कुछ टीचिंग से ब्लेस करिए सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर अपना वेपन निकालता है। बिगाइक ये है वो वेपन, एक 9 चक्स है, जो ओरिजिनल कोरियन में नन चक्स के लिए जो शब्द यूज हुआ है उसमें 9 आता है, लेकिन हम इसे चाबुक कहेंगे, जो कि बहुत पावरफुल लग रहा होता है। तभी सीओ भी अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। सेक्ट लीडर अपने हंटर को घूमते हुए कहते हैं, तो पहला कदम मैं उठाऊंगा। सेक्ट लीडर फुल तेजी से सीओ की तरफ अटैक करने आगे बढ़ते हैं। वो अपने चाबुक से अटैक करते हैं। चाबुक तेजी से आगे बढ़ता है और सीओ की आंखों के सामने आता है। तभी सीओ उसे अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। डिसाइपल सारे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, उसने सेक्ट लीडर के 9 चक्स को अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर दिया। सेक्ट लीडर चाबुक घुमाते हुए कहते हैं, तुम्हारा रिएक्शन देखकर साफ पता चलता है तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां इंसान और स्वॉर्ड के बीच कोई फर्क नहीं रहता। तू फर्स्ट रेट का लस्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। सीओ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने भी अपनी मार्शल आर्ट को अपने वेपन के साथ पूरी तरह से मिला लिया है। सिर्फ उस एक मूव से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। सेक्ट लीडर हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं, ओहो, इतनी कम उम्र में मेरे जितने लेवल पर पहुंचना वाकई काबिले तारीफे है। सेक्ट लीडर गहरी नजर से देखते हुए कहते हैं, इतनी कम उम्र में मेरे जितने लेवल पर पहुंचना, तू वाकई में एक जीनियस है। सीओ मन ही मन सोचता है, जीनियस? सीओ गहरी सांस लेकर कहता है, यह कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। लोगों को मेरी पावर इंप्रेसिव लगती है, पर उन्हें क्या पता यह पावर मैंने कितने झकमों से बनाई है। जिस मुकाम तक पहुंचने में लोगों को दशकों लग जाते हैं, वो मैंने अपनी 20 की उम्र में ही छू लिया। फिर भी मेरी अब तक की अधूरी काबिलियत की तारीफ के लिए धन्यवाद।
लेकिन मैं भी तो इस दुनिया में मिलने वाले हजारों बेकार और टैलेंटलेस लोगों में से एक हूं। आसमान ने मुझे कोई खास टैलेंट नहीं दिया, लेकिन टैलेंट ना होने के बावजूद मैंने वो मार्शल ताकत हासिल कर ली जो जीनियस लोगों के लेवल की होती है। रीग्रेशन मेरे लिए एक चांस है। अब की बार मैं जीनियस की तरह एक्ट करूंगा और सबको दिखाऊंगा असली लेवल क्या होता है। सीओ सेक्ट लीडर को कहता है, अब से मैं स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा। सेक्ट लीडर कहता है, आओ अब मैं भी सीरियस होकर लड़ूंगा। अब देखो मेरी तलवार की असली ताकत। माउंटेन सर्विंग स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म। वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करता है। सेक्ट लीडर उसके अटैक से बचता है। फिर सीओ अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के दूसरे लेवल से अटैक करता है, सेकंड फॉर्म एंटरिंग माउंटेन। उसके बाद थर्ड फॉर्म असेंडिंग वेन। सेक्ट लीडर उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करते हैं और चौंक कर कहते हैं, व्हाट इज दिस मॉन्स्टरस स्वॉर्ड आर्ट? इसका तोड़ ही नहीं निकाल पा रहा हूं। और अब बैटल बहुत इंटेंस हो चुकी है। सीओ अपनी स्वॉर्ड आर्ट का सेवंथ फॉर्म यूज कर रहा है, सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड, सेवंथ फॉर्म डीप माउंटेन। सीओ ने सेवंथ फॉर्म से सेक्ट लीडर के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा दिया। यह देखकर वहां खड़े सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं और एक चीख पड़ता है, यह नामुमकिन है, सेक्ट लीडर जख्मी हो गए हैं। जैसे जैसे वो अपनी स्वॉर्ड आर्ट के फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी तलवार और भी तेज होती जा रही है। और तभी सेक्ट लीडर तेजी से पीछे हटते हैं। लेकिन हमारा सीओ यहां नहीं रुकता। वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का 11वां फॉर्म इस्तेमाल करता है और जोर से चिल्लाता है, 11th फॉर्म क्लिफ आज। एक डिसाइपल दूसरे से घबरा कर कहता है, यह सिर्फ स्पीड नहीं है, उसकी तलवार में किसी पागलपन जैसी ताकत बढ़ती जा रही है। सीओ अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के 11वें फॉर्म से अटैक करता है। सेक्ट लीडर अपना चाबुक निकालता है और उस अटैक को रोकता है, या शायद रोकने की कोशिश करता है। सेक्ट लीडर मुश्किल से ही उस अटैक को रोके हुए है और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। सीओ कहता है, अब सब कुछ यही खत्म कर दूंगा। और अब सीओ एक लंबी छलांग लगाता है। हवा में ऊपर जाते हुए वो अपनी तलवार टेक्निक का 12वां फॉर्म निकालता है। 12वां फॉर्म 7 रोशनी उभरने वाली शिखर। सीओ एक बेहद ताकतवर अटैक चार्ज करता है। उसकी तलवार से रोशनी की धाराएं निकलती है, जैसे आसमान फटने वाला हो। यह हमला देखकर सेक्ट लीडर और सारे डिसाइपल्स के चेहरों पर डर साफ झलकता है। कोई समझ नहीं पा रहा क्या वो इस हमले से बच पाएंगे भी या नहीं। और तभी सेक्ट लीडर के हाथ से उसका हथियार गिर जाता है। वो घुटनों पर आ जाता है, अपना हाथ पकड़े हुए कहता है, RGH, आई हैव लॉस्ट। फिर सीओ सेक्ट लीडर को रिस्पेक्ट देता है और कहता है, इस अवसर के लिए धन्यवाद। और फिर सीओ एरिना से चला जाता है। हम साफ साफ देख सकते हैं एरिना की जमीन पर उसके स्वॉर्ड आर्ट के निशान उभरे हुए हैं। और फिर हमारा सीओ सेक्ट के बाहर निकल जाता है और सोचता है कोई बैकलैश नहीं हुआ। हॉल ऑफ एट रिस्पेक्ट्स एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है जो अपनी स्ट्रिक्ट मोरल कोड के लिए जाना जाता है। अब अगली बार मुझे उन अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स की विजिट लेनी चाहिए। इस टूर ओन ऑफ ट्रैवल्स के साथ मैं पहुंच जाऊंगा वहां जहां मुझे असली जवाब मिलेंगे। मार्शल पीक इस लाइफ में, इसका मतलब है दोस्तों हमारे सीओ को इस लाइफ में मार्शल पीक तक कैसे भी करके पहुंचना है। हम एक ऊंचा पहाड़ देखते हैं और तभी सीओ कहता है, मैंने सियो क्यूंग सिटी में 4 और मीडियम साइज सेक्टर्स का टूर किया। उनमें से मैं यूनरयू सेक्ट और हुयोंग सेक्ट से हार गया था, लेकिन मैं गेजू सेक्ट और युगवोल सेक्ट में जीत गया। और अब होजैंग सेक्ट। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था सीओ होजैंग सेक्ट में डुअल करने आया होता है। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से करते हैं। हम देखते हैं सीओ एक बंदे को स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है। जहां वो बंदा गिरा उसके पास एक ओल्ड मैन चेयर पे बैठा होता है। ओल्ड मैन सीओ को हंसते हुए कहता है, तो तुम वही हो, फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट हो जो हाल ही में लोगों को डुअल्स के लिए चैलेंज कर रहा था सियोक्योंग सिटी के आसपास। मैंने तेरी स्किल्स अच्छे से देख ली हैं, सीओ ओल्ड मैन से कहता है। मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। ओल्ड मैन कहता है, अब वक्त आ गया है हमारे 10 एल्डर्स का सामना करने का। ओल्ड मैन सीओ से पूछता है, क्या तुम रेडी हो? सीओ थोड़ा चौंक कर कहता है, हाँ,
क्या यही तरीका है उनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स का बदला लेने का? मैं तो समझा था डुअल मेरी जीत के साथ खत्म हो गया था। मैंने तो कभी सुना ही नहीं था कॉन्सिक्यूटिव डुअल्स के बारे में, और वो भी ऐसे जहां चैलेंजर को 10 लोगों से एक साथ लड़ना पड़े। ओल्ड मैन अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, सच में? अब तो सुन ही लिया ना तूने, अब इसका एक्सपीरियंस भी कर ले। सीओ गुस्से में कहता है, ये ओल्ड गीजर, अगर मैंने तेरी ये चालबाजियां बाकी सेक्ट्स को बता दी तो होजैंग सेक्ट का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ओल्ड मैन कहता है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस डुअलिंग करते वक्त एक छोटा सा स्क्रैच लेगा, वही स्क्रैच इन्फेक्टेड हो जाएगा और तू बीमार पड़ जाएगा। ओल्ड मैन आगे कहता है, हमारा सेक्ट तेरी बहुत देखभाल करेगा और लोग यही मानेंगे कि पूरी कोशिश के बावजूद तू बदकिस्मती से चल बसा। ओल्ड मैन की बात पूरी भी नहीं हो पाती कि तभी वो 10 एल्डर्स सीओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सीओ चौकन्ना हो जाता है और तभी ओल्ड मैन जोर से हंसता है, हो एक मरा हुआ आदमी हमारे शब्दों को झुठला भी कैसे सकता है ना? सीओ हैरानी से सोचता है, ये लोग तो उससे भी ज्यादा क्रेजी हैं जितना मैंने सोचा था। सीन शिफ्ट होता है, लोकेशन बदलती है और हम देखते हैं एक होटल का सीन। होटल के अंदर एक नशेड़ी का ग्रुप बैठा होता है और उसमें से एक कहता है, वो यंग मार्शल आर्टिस्ट, सुना है वो होजैंग सेक्ट को चैलेंज करने गया है, कितना बदकिस्मत अंत हुआ इतने टैलेंटेड बंदे का। दूसरा नशेड़ी कहता है, सही बात है, सोचो जरा, उसने एक अननोन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। और अब तीसरा बंदा बोलता है, ऐसा ही होता है, जब तुम जवान होते हो तो अंदर एक ऐसी नासमझी होती है जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह दुनिया वैसे चलेगी जैसे मैं चाहता हूं। और तभी एक और बंदा वहां आता है और उन तीनों से कहता है, उसने अपनी ही अहंकार से अपनी मौत को जल्दी बुला लिया। होजैंग सेक्ट बस नाम की सेक्ट है, हकीकत में तो वो लोग डकैतों का एक गिरोह है। अब तक तो उसे जमीन में गाड़ भी दिया गया होगा। और तभी हम देखते हैं किसी का पैर होटल में अंदर आता है, वही होटल जहां नशे में डूबे लोग बातें कर रहे थे। होटल में काम करने वाला लड़का सामने से आता है और कहता है, वेलकम। लेकिन जैसे ही वो उस शख्स को देखता है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और उसे पसीना बहने लगता है। और हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि सीओ है। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है। सीओ शांत आवाज में कहता है, 1 बाउल ऑफ नूडल्स प्लीज। होटल में काम करने वाला लड़का घबरा कर कहता है, जी जरूर, अंदर आइए। और फिर सीओ बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है और हमें बताता है, वो पागल हरामी, मैं तो बस मरते मरते बचाऊं। सीओ हांफते हुए कहता है, सिर्फ 10 वर्सेस 1 ही नहीं था, उन लोगों ने अपने वेपन्स में जहर भी मिला रखा था। हम देखते हैं सीओ की पीठ पे बहुत गहरा घाव हो गया ही सीओ रिलीफ महसूस करता है और कहता, थैंक गॉड, जब मैं अलायंस का स्ट्रैटेजिस्ट था तभी मैंने हाईएस्ट लेवल की मेडिसिन सीख ली थी। हम देखते हैं सीओ ने उन 10 एल्डर को मार दिया है और वो कहता है, अगर मैंने पहले से बनाई हुई क्योरिंग पिल और स्टिम्युलेंट ना खाई होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। ओल्ड मैन गुस्से से चिल्लाता है, मार दो उसे, चाहे जो करना पड़े। जब सेक्ट के हर एक लड़की ने अपने स्पीयर्स और बोज उठा लिए और फॉर्मेशन बनाकर चार्ज किया तो वो उस गीजर की आखिरी चाल थी। फिर हम देखते हैं ओल्ड मैन की बात सुनकर बहुत वॉरियर्स सीओ पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। सीओ हमें बताता है, मैं जानवरों की तरह लड़ा सिर्फ जिंदा रहने के लिए, फिर भी मैं जिंदा बच गया। हम देखते हैं सीओ ने होजैंग सेक्ट के सारे डिसाइपल्स को मार गिराया है। अब उसकी स्वॉर्ड ओल्ड मैन की गर्दन पर टिकी हुई है। सीओ ठंडे लहजे में कहता है, मैंने जो बचे थे उनके टेंडन काट दिए, जिंदगी भर के लिए लाचार बना दिया ताकि वो कभी मेरा पीछा ना कर सके, ना ही रिवेंज लेने की हिम्मत करे। खैर, इतनी सारी स्टिमुलेंट्स दवाइयों का ओवरडोज ले लिया, अब रिलैक्स करना नामुमकिन सा लग रहा है। अब कुछ दिनों तक नींद तो आने से रही। सीओ अपनी स्वॉर्ड पे हाथ रखता है और कहता है, अब बारी है किसी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को ड्यूल के लिए चैलेंज करने की। और सीओ उस होटल से जाने लगता है। नरेटर बताता है, होजैंग सेक्ट के खिलाफ मौत की लड़ाई खत्म हुई, लेकिन यंग मार्शल मास्टर की रफ्तार थमी नहीं। वो बस एक बाउल नूडल्स खाता है, चेहरे पर थकावट लेकिन आंखों में वही आग। ना जश्न,
ना सुकून, ना ही आराम, क्योंकि अगला सेक्ट अब उसकी राह देख रहा है। वो जो किया गया वो एक पागलपन भरा कारनामा था, जिसने उसके नाम को आम लोगों के बीच मशहूर कर दिया, और पूरा स्योक्युंग शहर उसी की बातें करने जल्द ही लोगों ने उस क्रेजी मार्शल आर्टिस्ट का एक नाम दे दिया, एक ऐसा टाइटल जो उसकी दीवानगी और ताकत के लायक था। अनंत जज्बा रखने वाला योद्धा, सियो उन ही उन। सियो गुस्से में सोचता है, मेरे अंदर टैलेंट की कमी है। मेरा गोल मार्शल पीक अब भी उतना ही दूर है जितना पहले था, इसीलिए मुझे लड़ते रहना होगा और जिंदगी मौत के बीच से गुजरकर धीरे धीरे उस शिखर के करीब पहुंचना है। एक टैलेंटलेस इंसान को अगर दीवार तोड़नी है तो उसे पागल बनना पड़ेगा। जिसके पास टैलेंट नहीं होता उसे पागलपन को अपनाना पड़ता है। यही एक रास्ता है जिससे एक टैलेंटलेस बंदा किसी जीनियस के बराबर पहुंच सकता है। और इसीलिए मैंने यांगुओ के अलग अलग इलाकों में कदम रखा और हर दिन कई ड्यूअल लड़े, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या नॉन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से। ऐसे फाइट करते करते पूरे 5 साल गुजर गए। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। धुएं के बीच से सियो ऊंची छलांग लगाता है, हवा में गरजते हुए चिल्लाता है, स्वॉर्ड टेक्निक का 14th फॉर्म, सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड बाय द 14th फॉर्म, क्यू आई माउंटेन फ्लोइंग हार्ट। उसकी क्यू आई एक पहाड़ जैसी भारी थी और उसका दिल जैसे आसमान से भी विशाल। सियो की स्वॉर्ड क्यू आई अब रेशम की तरह पतली और घातक थी। ऐसी मूव सिर्फ वही चला सकते हैं जो अपनी कला में पीक तक पहुंच चुके हों। सिर्फ एक पल के लिए इसे फॉर्म करने की कोशिश करना भी मेरे दिमाग पर पागलपन भरा बोझ डाल देता है। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो उसके बराबर आने का सपना भी नहीं देख सकता। हम देखते हैं सियो के ऊपर से एक बंदा अटैक करता है। सियो अपनी स्वॉर्ड से उसका अटैक रोकने की कोशिश करता है। ही तभी एक ब्लास्ट होता है। सियो दूर जाकर दीवार में टकराता है। दीवार में भी बड़े क्रैक हो जाते हैं। सियो घुटनों के बल गिरता है और कहता है, ऑल ऑफ माई स्वॉर्ड क्यू आई वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल स्ट्राइक। तभी हम देखते हैं वो धूल में से कोई आ रहा होता है। वो कहता है, हो तेरे बारे में सुनकर मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची हो गई थीं, लेकिन तुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इन्फिनिट फाइटिंग स्पिरिट सियो। धूल हटती है और उसका चेहरा दिखता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं किम होता है। किम कहता है, मुझे लगता है इस बार जीत मेरी है। आसमान के नीचे सबसे ताकतवर इंसान किम यंग हून, सियो सोचता है, वो सच में कमाल का टैलेंट रखता है। और फिर सियो किम की तरफ देखता है, गंभीर लहजे में कहता है, सच में कॉन्ग्रेचुलेशन। सियो खड़े होते हुए कहता है, तू पिछले साल से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। सिर्फ 5 साल में पूरा हड्डियों का ढांचा बदल दिया। सियो अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है, सोचता है, मैं उस वक्त क्या कर रहा था? मैं अभी भी सिर्फ एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट ही हूं। इस बात से हमें पता चलता है सियो का टैलेंट कितना बेकार है। इतनी फाइट्स और इतने डुअल्स करने के बाद भी वो अभी भी सिर्फ फर्स्ट रेट पर है। वो सोचता है, टैलेंट वाकई इंसान को उसके सबसे नीचे तक ले जाता है। सियो कहता है, तू यहां कैसे पहुंचा? क्या हमने तय नहीं किया था कि हम हर 2 साल में एक बार मिलेंगे? किम उसको कहता है, 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दुर्जन हासिल करने के बाद और यांगो की महान सेक्ट्स को देखने के बाद मैंने एक बात समझी है। सियो कहता है, क्या? किम उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं पूरे यांगुओ का सबसे ताकतवर इंसान हूं। कोई भी मेरी एक से ज्यादा स्ट्राइक सह नहीं सकता। तो मैं सोच रहा था, जब मैं आसमान के नीचे सबसे ताकतवर इंसान हूं, मैं सोच रहा था कि कोई सेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं और उसमें तेरे लिए एक सीट ऑफर करना चाहता था। सियो उसको जवाब देता है, मैं ठीक हूं, मुझे अभी जैसा हूं वैसा ही रहना पसंद है। सियो सोचता है, लो फिर शुरू हो गया ये अपना अलायंस लीडर बनने का भूत लेके। अगर मैंने इसका ऑफर स्वीकार कर लिया तो इस जन्म में भी मैं फिर से वाइस लीडर या स्ट्रेटेजिस्ट बनकर अपनी जान खपा दूंगा। मार्शल पीक तक पहुंचने के लिए मेरे लिए हर एक सेकंड कीमती है। सीओ हमें बताता है, ये कहने के बाद कि ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के बाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसने मुझे मनाने की कोशिश शुरू कर दी, ये कहकर कि वो मेरी ट्रेनिंग में मदद कर सकता है 1-on-1 लेसन के जरिए। सीओ उसकी आंखों में देखता है और साफ साफ कहता है, तू चाहे जो भी ऑफर दे, मैं उसे स्वीकार नहीं करने वाला। यह सुनकर किम का चेहरा उतर जाता है
मैं अपने पिछले जन्म में उसकी सीख पहले ही बहुत बार ले चुका हूं। इसका मतलब है दोस्तों, सीओ बहुत बार रिग्रेस हो चुका है। सीओ अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ता है और सोचता है मुझे अब सिर्फ असली जिंदगी का तजुर्बा चाहिए। सीओ अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। उसकी आंखें नीचे झुकी होती हैं, लेकिन मन पूरी तरह साफ। वो सोचता है पिछले जन्म में यंगहून ह्यंग ने मुझसे कहा था जब भी मैं फर्स्ट रेट के लेट स्टेज में पहुंच जाऊं तो जितना हो सके असली लड़ाइयों का तजुर्बा लेना शुरू कर देना चाहिए। तो इस जन्म में मैंने बस दूर से उसकी कहानी को देखने का फैसला किया है। तो सीओ निकल जाता है अपनी जर्नी के लिए। पीठ पर बैग है, कमर पर स्वॉर्ड और आंखों में सिर्फ मंजिल। वो कहता है मैं बढ़ चला अपनी खुद की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की जर्नी पर। और इस तरह 20 साल और गुजर गए। हम देखते हैं 20 साल बाद फिर से सीओ आता है। वो उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है, उसे चुपचाप देखता है जैसे यादें लौटी हों। अंदर से दरवाजा खुलता है, किम बाहर आता है। वो सीओ की तरफ देखता है और कहता है तू कुछ ज्यादा ही पीला लग रहा है। हम सीओ को देखते हैं। उसके चेहरे पर फाइटिंग के गहरे निशान हैं। दाढ़ी पड़ चुकी है और उसकी आंखों में वक्त की थकान साफ दिखती है। अब वो 50 साल का लग रहा है। धीरे से वो सिर उठाता है और कहता है आखिरकार मुझे समझ में आया, सीओ यून है यून, मेरा टैलेंट वाकई ऐसा है जिसे आसमान ने भी ठुकरा दिया है। सीओ किम से कहता है मैंने तो काउंटलेस ट्रेनिंग की है। किम पूछता है फिर भी तू अपनी प्रोग्रेस अब तक नहीं बढ़ा पाया। सीओ उसे कहता है अब मेरी स्वॉर्ड एनर्जी की समझ बाकी सारे फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट से बहुत आगे है। किम गहराई से सोचते हुए धीरे से कहता है हम कितना अजीब है। किम कहता है तू तो लगभग अपनी स्वॉर्ड से एक हो चुका है, फिर भी अभी तक मार्शल पीक तक नहीं पहुंच पाया। जिसके पास तेरे जितना फाइटिंग एक्सपीरियंस हो वो तो आराम से वहां तक पहुंच सकता है। सीओ कहता है किम से हाँ, बस यही हद है मेरे टैलेंट की, एक ऐसा टैलेंट जिसे खुद हेवन ने ठुकरा दिया हो। तभी सीओ के नाक से खून निकलने लगता है। सीओ अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़कर कहता है अभी के लिए मैं इसे सिर्फ आधे दिन तक ही बनाए रख सकता हूं। शायद अगर मैं एक पूरा दिन तक अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को बनाए रख सका तो मुझे भी कोई राह मिल जाएगी। कीम उसे एक बुक देता है और कहता है ले ये रख, मैं तेरे लिए बस यही चाहूंगा कि तू सफल हो। कीम कहता है तो ये वो इंसाइट है जो मैंने एक कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर से लड़ते हुए हासिल की थी। मैंने उसकी मूव्स को झेल झेल कर जितना हो सके खुद के लिए वक्त खरीदा और आखिरकार मैं वहां से सही सलामत निकल गया। सीओ उस बुक को हाथ में लेता है और सोचता है ये बुक बहुत मोटी है। रिकॉर्ड ऑन फॉर ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन का भी एडवांस्ड वर्जन है। सिर्फ पच निकलने के लिए इतनी बड़ी इंसाइट की जरूरत थी। कीम उसे सीरियस फेस बनाते हुए कहता है ये चलती फिरती नेचुरल डिजास्टर्स हैं। ऑब्वियसली नेचर के रौद से बचने के लिए तुझे डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। सीओ किम से कहता है आई सी, मैं इस नॉलेज को प्रिजर्व करूंगा और अगली जनरेशन तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू यूनायुन। अब मैं फिर से एक कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर को ढूंढने निकलूंगा। किम रूम से बाहर निकल जाता है और घूमकर कहता है दुआ करता हूं कि हम दोनों फिर मिले जिंदा। ओ हाँ, और एक हिंट देता हूं, मार्शल पीक तक पहुंचने का हर एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के टुकड़े को ध्यान से ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करना। यह बात हमेशा अपने माइंड में रखना। रूम के अंदर बैठा सीओ किम की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। हर एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के टुकड़े को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करना, यूं जैसे तू हमेशा अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान देता है ताकि ड्यूल या रियल कॉम्बैट में उनका यूज कर सके। सही पकड़ा ना? जो चीज तू सिर्फ कॉम्बैट में यूज करता है कोशिश कर वो हर वक्त एक्टिव रहे। मैं करूं भी तो कैसे? पूरा दिन स्वॉर्ड एनर्जी बनाए रखना ही ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा और अब हर वक्त मुझे अपने सराउंडिंग्स को सिम्युलेट करना है। उससे पूरा यकीन है कि मेरा दिमाग फटेगा नहीं। सीओ अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है नहीं, जरूर कोई वजह होगी कि हेवंस के नीचे का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट मुझे ऐसा टास्क दे रहा है। सीओ हमें बताता है उस दिन से मैंने अपनी आंखों से मिलने वाली हर एक इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, हर एक चीज की स्पेशल पोजीशन याद रखना। और ऐसे ट्रेनिंग करते करते 5 साल हो गए स्वॉर्ड एनर्जी और स्पेशल क्रैकिंग को मेंटेन करते हुए। हम देखते हैं सीओ को जो 5 साल गुजर जाने के बाद अब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत थक गया हो और वो कहता है मुझे चक्कर सा लग रहा है। जो कुछ भी मेरी नजरों के सामने आता है उसे हर वक्त अवेयर रहकर देखना। ये तो एक चक्कर देने वाला कमाल है। और बात सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, अब मैं सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि आवाजों को भी ट्रैक करने लगा हूं। सीओ सोच में पड़ जाता है क्या मैं इस हालत में फाइट भी कर सकता हूं? अब तो कोई सेक्ट भी नहीं बचा लड़ने के लिए। पिछले 30 सालों में मैंने पूरे यानगुओं का सफर किया, हर एक मीडियम से लेकर लार्ज सेक्ट्स तक गया। अब यानगुओं में ऐसा कोई भी सेक्ट नहीं बचा जहां मैं ना गया हूं। सीओ बताता है कि अब तो मैं बैंडिट्स को पकड़ने लगा हूं और उनके बाउंटी से ही गुजारा कर रहा हूं। मुझे ऐसे एनिमीज से लड़ना पड़ रहा है जो किसी भी गंदे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं खुद इस हालत में हूं जहां दिमाग हल्का सा लगता है क्या मैं जिंदा बच भी पाऊंगा? तभी एक बैंडिट्स चिल्लाता है बिग बॉस, वही है वो बंदा। सीओ कहता है मैंने खुद ही ये रास्ता चुना है। बैंडिट्स का लीडर बोलता है आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया बास्टर्ड, और हल्की आवाज में बोलता है अब तू मरने वाला है। बास्टर्ड सीओ अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है
चाहे मैं मर भी जाऊं मगर इस रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकता। और फिर हमें हर तरफ सिर्फ ब्लड ही ब्लड दिखाई देता है। और फिर से टाइम स्किप आता है सीधा 15 साल बाद का। हम देखते हैं 15 साल बाद सीओ के चेहरे पर अब सफेद दाढ़ी आ चुकी है और वो किम की तरफ देखकर कहता है, तो तू जिंदा बच गया। हम किम को देखते हैं जिसके चेहरे पर अब भयानक फाइटिंग के निशान पड़ चुके हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार फिर हाँ। सीओ हमें चाय बनाते हुए बताता है, मुझे रिग्रेस हुए अब 45 साल हो चुके हैं। इसका मतलब है दोस्तों, सीओ 45 साल पहले रिग्रेस हुआ था। तब वो शायद 25 साल का रहा होगा क्योंकि वो एक कंपनी में काम करता था। तो अब उसकी उम्र होगी लगभग 70 साल। और इतने सालों में जो उसने झेला है वो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं। सीओ हमें उसकी अचीवमेंट बताता है कि अब मैं उस स्टेज तक पहुंच चुका हूं जहां मैं न सिर्फ देखने और सुनने से बल्कि स्वाद, स्पर्श और गंध से भी हर जानकारी को याद और प्रोसेस कर सकता हूं एडवांस्ड लेवल पर। और फिर निराश होते हुए बोलता है, लेकिन बस इतना ही हुआ। मैं अब तक भी मार्शल आर्ट की पीक लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूं। फिर भी किम कहता है, लगता है अब कल्टीवेटर्स की दुनिया में मेरी एक पहचान बन गई है। अब मेरे सिर पर इनाम रख दिया गया है। 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स ने मुझे मारने के लिए घात लगाई थी। किसी तरह मैं बच तो गया, लेकिन जाते जाते उनमें से एक की गाल पर एक छोटा सा कट जरूर मार आया। सीओ की आंखें झुकी हुई हैं और उसका फेस एकदम सीरियस फेस से पूछता है, लगता है इस बार भी तुमने कोई गहरी समझ हासिल की है। किम कप नीचे रखते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर को हराना नामुमकिन है। अगर मैं भाग नहीं पाया तो एक लाश बन जाऊंगा बहुत जल्द। किम अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहता है, इन दिनों मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं। ये 5 एनर्जी का ओरिजिन की तरफ कन्वर्ट होना, शायद यही वो लिमिट है जहां तक एक मार्शल आर्टिस्ट पहुंच सकता है। लगता है रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टीवेशन के लेखक भी इसी नतीजे पर पहुंचे होंगे कि चाहे तुम अपनी बॉडी को कितना भी ट्रेन कर लो, स्पीड, ताकत, सेंस, सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे क्यों ना ले जाओ, एक कल्टीवेटर की पावर के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। सीओ मन ही मन सोचता है। किम यंग-हुन को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को देख रहा हूं। सीओ सोचता है, उसमें वो टैलेंट है जो उसे खुद हेवन से वरदान में मिला है, और मेरे पास वो टैलेंट जिसे खुद हेवन ने ठुकरा दिया है। लेकिन फिर भी मैं उसकी हालत से इतना जुड़ा हुआ क्यों महसूस करता हूं, जबकि टैलेंट के मामले में हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सीओ बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं अगले लेवल तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं। किम सीओ को जवाब देते हुए बोलता है, स्वॉर्ड एनर्जी को पूरी तरह समझ लेने के बाद भी और एक पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट जैसी नजरें होने के बावजूद भी तुम अब तक खुद वैसा नहीं बन पाए। मुझे समझ ही नहीं आता कि कमी कहाँ है। किम बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ड्यूल के जरिए फीडबैक दूं? काफी समय हो गया है ऐसा ड्यूल किए हुए, मुझे ये अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं एक जोरदार ब्लास्ट होता है। सीओ जमीन पर दूर तक घिसट जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। सीओ गुस्से और हैरानी में बोलता है, शीट, आखिर दिक्कत है क्या? किम गंभीर होकर बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तो बहुत पहले ही पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन जाना चाहिए था। तभी सीओ के मुंह से खून निकलने लगता है और वो हैरानी में बोलता है, हाँ, इसका मतलब भी क्या है? किम बोलता है, कितनी अजीब बात है, ये सब हो क्यों रहा है? अगर तुम्हारे पास टैलेंट की कमी भी हो फिर भी तुम्हें अब तक कुछ तो हासिल हो जाना चाहिए था। और सीओ सॉक्ड में सोच रहा है। किम सोचते हुए बोलता है, शायद जो तुम्हारे पास नहीं है वो है कोई कैटलिस्ट, कोई ऐसा झटका या वजह जो तुम्हें अगले लेवल तक धकेल सके। सीओ थोड़ा हैरानी से दोहराता है, कैटलिस्ट? किम जवाब देता है, हाँ, मतलब कोई जबरदस्त इमोशनल ड्राइव या फिर ऐसा जुनून जो तुम्हें हिला दे अंदर से। किम उसे समझाते हुए कहता है, हाँ, ऐसा कुछ, कोई गहरी भावना या कोई घटना जो तुम्हें तुम्हारी लिमिट से आगे धकेल दे, जो तुम्हारे कंसंट्रेशन को तोड़कर तुम्हें तुम्हारी टैलेंट की कमी से भी ऊपर उठा दे। सीओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास है ये सब? तेरा मतलब क्या है इससे? हाँ, मैंने पिछले 50 सालों से सिर्फ तलवार ही उठाई है, अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा दी है मैंने। सीओ की आंखें लाल हो जाती हैं, उनसे आंसू बहने लगते हैं और वो गुस्से और टूटे हुए दिल से चिल्लाता है, और कितना ज्यादा टूटूं मैं, कितनी और उम्मीदें छोड़ूं मैं, और कितना ज्यादा बेकरार हो सकता हूं मैं? गुस्से में चिल्लाता है, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, सिर्फ तलवार चलाई है 50 सालों से। सोते वक्त भी स्वॉर्ड हाथ में होती है, स्वॉर्ड एनर्जी हर वक्त एक्टिव, और तुम कहते हो मुझ में डेस्परेशन की कमी है? सीओ जमीन पर रोते हुए चिल्लाता है, मैं तो अब सपनों में जो महसूस करता हूं उसे भी याद रखता हूं, हर एक डिटेल को प्रोसेस करता हूं। सीओ अपनी मुट्ठियां जमीन पर मारते हुए चिल्लाता है, तो फिर क्यों? क्यों? सीओ हेवेंस को चिल्लाते हुए बोलता है, हे हेवेंस, तू अगला स्टेज दिखाता क्यों नहीं? क्यों? मैं जानता हूं कि एक 70 साल का आदमी जब अपनी किस्मत को लेकर हेवेंस को कोसता है तो वो कैसा दिखता है। वो अभी भी जमीन पर गिरा होता है, आंखों से आंसू बहते हैं और उसके होठों से बस एक ही सवाल निकलता है, बस क्यों? सीओ पूरी तरह टूट गया होता है, वो अभी भी रो रहा होता है और कहता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तलवार के रास्ते को ही अपनाया है, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है अगला स्टेज आखिर होता कैसा है।
सीओ की इसी हालत पीछे से किम देख रहा। एक पेड़ पर कुछ टेक्निक लिखने लगता है। किम बोलता है, मैंने हमारी लड़ाई के दौरान एक मार्शल आर्ट बनाई है जो तुम्हारी कमजोरियों को भर देगी। मुझे पता है ये तुम्हारे दर्द का पूरा जवाब नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं इसे सीखने से तुम्हारा दिल थोड़ा सुकून पाएगा। सीओ देखता है और बोलता है, माउंटेन लॉर्ड मार्शल आर्ट्स और ट्रांसेंडिंग पीक स्टेप्स। एक बार फिर तू ऐसे ही गायब हो गया और फिर से 5 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं सीओ को जो कहता है, मेरी रिग्रेशन को 50 साल हो चुके हैं, अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जीने के लिए। सीओ चिल्लाता है, किम यंग हून, क्या तुम पहले ही इस दुनिया से जा चुके हो? लगता है हमारी किस्मत बस इतनी ही थी। मेरी काबिलियत यहीं खत्म हो गई और तुम्हारी काबिलियत वहीं जाकर थम गई। सीओ आगे देखकर बोल रहा होता है, चाहे हम नश्वर लोग कितना भी संघर्ष कर लें, हम उस किस्मत से नहीं बच सकते जो हेवेन ने हमारे लिए लिख दी है। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई शख्स आता है जिसके पास से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता ही पीछे खड़ा शख्स बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू? हम देखते हैं वो शख्स कोई और नहीं बल्कि किम है। लेकिन अब का किम वैसा नहीं रहा। उसके दोनों हाथ उड़ चुके हैं, एक आंख से बेहिसाब खून बह रहा है और उसके पूरे जिस्म से ब्लैक ऑनरा निकल रहा है। किम गुस्से में चीखता है, शिट, तू कर क्या रहा था इतने सालों से? सीओ हैरानी से कांप उठता है, चारों तरफ देखने लगता है। वो बोलता है, तू तो बहुत बुरी हालत में है, रुक, मैं घर से अपने मेडिकल टूल्स लेकर आता हूं। तभी अचानक किम झटके से सीओ को पकड़ लेता है और बिजली जैसी स्पीड में उसे लेकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि नीचे की जमीन फटने लगती है। चारों ओर धूल और धुआं भर जाता है। सीओ शॉक्ड हो जाता है, क्या उसके दोनों हाथ तो कट गए थे ना? किम बोलता है, देख रहा है उसे यूनह्युन, वो कल्टीवेटर हमारा पीछा कर रहा है। यह है कीमत, एक कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर का हाथ उड़ाने की। और फिर किम पागलों की तरह हंसने लगता है। वो हंसते हुए बोलता है, मैं किम यंगहोन ने एक कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर को असली चोट पहुंचाई है। मैंने अपनी आंखों से वो स्टेज देखा है जो 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन से भी आगे है, जिसे अब तक एक मार्शल आर्टिस्ट की आखिरी स्टेज माना जाता था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। सीओ हैरानी में बोलता है, फाट। तो दोस्तों, यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अब इस मनवा के सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो आप बताओ कि अगली मनवा कौन सी एक्सप्लेन करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो 1 घंटे की हो, बड़ी वीडियो, तगड़ा एक्सप्लेनेशन। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मिलते हैं अगला वीडियो में। इस एपिसोड की शुरुआत में हम किम को देखते हैं जो कि बड़े ही डेविलिश तरीके से कहता है, सीओ, क्या तुम देख रहे हो? मैंने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर दिया है। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि मिस्टर किम को देखकर खुद से कहता है, सच में ये इंसान तो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके अंदर मौत का डर भी खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन दोनों की तरफ एक काफी पावरफुल अटैक आने लगता है, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। मगर वहीं हम देखते हैं वो दोनों अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़े होते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस धमाके से सीओ का पूरा पैलेस टूट जाता है, जिसे देखकर सीओ रोने लगता है और रोते हुए खुद से कहता है, मैंने इस पैलेस को बनाने के लिए अपने सारे पैसे लगा दिए थे। यह सोचकर वह और भी ज्यादा सैड फील करने लगता है। तभी हम किम को देखते हैं जो कि हंसते हुए सीओ से कहता है, सीओ, क्या तुम देख रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां तक भाग कर आया हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि आखिर एक कल्टीवेटर बनने के लिए कितना पागलपन चाहिए होता है। वहीं सीओ अभी भी अपने पैलेस को ही देख रहा होता है और मन ही मन खुद से कहता है, इन्हों की वजह से मेरा इतना बड़ा पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया। सच में मुझे इन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा है, मगर इनकी पावर्स के सामने मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तभी हम देखते हैं किम अनकॉन्शियस हो जाता है और नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही जमीन पर आ गिरते हैं। वहीं किम की हालत काफी खराब हो जाती है और वह सीओ से कहता है, सीओ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगा, तो मैं चाहता हूं तुम मेरी सिखाई टेक्निक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तभी सीओ कहता है, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं, अब बोलना बंद करो और अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो। इसी दौरान हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो किम के पीछे पड़ा हुआ था। वह एक पेड़ पर खड़ा होकर सीओ से कहता है, लड़के, वो काले कपड़ों वाला लड़का एक क्रिमिनल है, तुम उससे दूर रहो। आगे से हम सीओ को देखते हैं जो कि उस कल्टीवेटर से सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम यहां पर इसे पनिश करने आए हो? वो कल्टीवेटर जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही सीओ किम को अपनी पीठ पर उठाकर वहां से दौड़ने लगता है। उसे दौड़ते हुए देखकर वह कल्टीवेटर बड़े ही डेविलिश तरीके से कहता है, लगता है ये लड़का एक बेवकूफ है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। ये कहते समय वह अपनी बॉडी से काफी ओरा रिलीज करता है और अपने मार्शल जॉम्बिस को समन कर लेता है। वो जॉम्बिस दिखने में बहुत ही खौफनाक होते हैं। जॉम्बिस को देखकर सीओ घबरा जाता है और भी तेजी से भागने लगता है। भागते हुए वो खुद से कहता है,
आखिर अब ये मॉन्स्टर्स यहाँ कहाँ से आ गए? तभी वह कल्टीवेटर सीओ से कहता है, लड़के तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि वो कल्टीवेटर कहता है, तुम उस अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट को मुझे हैंड ओवर कर दो। वहीं सीओ ये सुनकर किम से पूछता है, क्या यह आदमी तुम्हें अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट कह रहा है? लेकिन किम कोई जवाब नहीं देता। किम को चुप देख सीओ घबराते हुए कहता है, किम आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी एक जॉम्बी किम के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह जॉम्बी सीओ के पास आता है, सीओ अगले ही पल उसकी गर्दन बेरहमी से काट देता है। जॉम्बी को मारने के बाद सीओ फिर से भागने लगता है और भागते हुए किम से कहता है, किम अब उठ भी जाओ, तुम्हारा वेट सच में बहुत ज्यादा है और तुम्हें पीठ पर उठाकर अब मैं भी थक चुका हूं। मगर किम अब भी कोई जवाब नहीं देता। सीओ लगातार भागते भागते एक माउंटेन क्लिफ तक पहुंच जाता है, जिसके आगे रास्ता खत्म हो जाता है। तभी उसके पीछे वो जॉम्बीज और कल्टीवेटर भी आ जाते हैं। कल्टीवेटर सीओ की तारीफ करते हुए कहता है, तुम सच में कमाल हो, पूरे 3 दिन से लगातार भाग रहे हो। यकीन नहीं होता कि इतने बूढ़े होने के बाद भी तुम इतना भाग सकते हो। लेकिन अफसोस, अब तुम और नहीं भाग सकते। उस अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट को मेरे हवाले कर दो। तभी सीओ बड़े ही डेविलिश तरीके से हंसने लगता है। उसे हंसता देख कल्टीवेटर हैरान होकर पूछता है, आखिर अब तुम हंस क्यों रहे हो? सीओ अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए मन ही मन सोचता है, मार्शल आर्ट का असली मतलब जानने में किम ने मेरी बहुत मदद की है। इस जिंदगी में वही मेरा सच्चा मेंटर है जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। फिर सीओ चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें मेरे मास्टर को मारना है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। यह सुनकर कल्टीवेटर गंभीर चेहरा बनाता है और कहता है, लगता है तुम्हें कल्टीवेटर से डर नहीं लगता, मगर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक कल्टीवेटर की 2 पावर्स, और तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगा। ये कहते ही वह अपने 2 हाथ समन करता है, लेकिन उन हाथों को सीओ पर नहीं बल्कि किम के शरीर से जोड़ देता है। सीओ हैरान हो जाता है। तभी कल्टीवेटर कहता है, इस कमीने को खत्म कर दो। और अगले ही पल किम एक जॉम्बी में बदल जाता है। ये देख सीओ गुस्से से चिल्लाता है, कमीने बास्टर्ड कहीं के। अब किम अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीओ पर हमला करता है, मगर सीओ उसके अटैक से बच जाता है। किम लगातार हमला करता रहता है और सीओ हर बार उसके वार को डॉज करता है। इन्हीं अटैक्स को झेलते झेलते सीओ गुस्से से कहता है, एक मरे हुए इंसान की इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? कल्टीवेटर सिर्फ मुस्कुराता रहता है। वहीं किम लगातार अटैक करता रहता है और सीओ सोचता है, शुक्र है ये अपनी असली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरे पास बचने का अभी एक मौका है। लेकिन इसकी ताकत और स्पीड फिर भी बहुत ज्यादा है। मेरी बूढ़ी हड्डियां इसे ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगी। धीरे धीरे सीओ की तलवार कांपने लगती है और वह महसूस करता है कि उसका पूरा शरीर भी हिल रहा है। फिर सीओ सोचता है, मैं पीछे नहीं हट सकता, इस लड़ाई को खत्म करना ही होगा। यही सोचकर वह किम से माफी मांगता है और अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, 7 गेट ऑफ हेवंस। इसी के साथ फ्लैशबैक दिखता है जहां किम सीओ को योर टेक्निक सिखा रहा था। सीओ पूछता है, आखिर ये कैसा नाम है? किम जमीन पर लेटकर कहता है, यह 7 गेट ऑन ऑफ हेवन टेक्निक मुझे बैक टू माउंटेन की याद दिलाती है। हालांकि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हम दोनों अर्थ से हैं, और जैसे कि तुम जानते हो, वहां का सबसे बड़ा माउंटेन वही बैक टू माउंटेन है। तो मैंने उसी के नाम पर यह टेक्निक रखी थी। ये सुनकर सीओ जोर से हंस पड़ता है। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है जहां सीओ सोचता है, वह हेवनली माउंटेन इंसान की इच्छाओं को स्वर्ग की ओर खींचता है, और इस समय मेरा अपोनेंट स्वर्ग जैसी स्ट्रेंथ रखने वाला एक क्रिएचर है, इसलिए मैं इस अटैक में अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद सीओ किम पर अटैक करता है, जिसे किम थोड़ा पीछे धकेल दिया जाता है। सीओ खुद से कहता है, ये एक हेवनली टेक्निक है जो किम ने सिर्फ मेरे लिए बनाई थी। इसे सिर्फ वही यूज कर सकता है जो फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट हो, या जिसने उस खास मेरिडियन को इनहेरिट किया हो। और मुझे सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही किम ही था। ये सोचने के बाद सीओ अपनी टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। हम देखते हैं सीओ किम की बॉडी पर कई सारी स्वॉर्ड स्लैशेस लगाता है, जिससे किम की बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है। सीओ खुद से कहता है, मुझे इस जॉम्बी को खत्म करना ही होगा। वहीं कल्टीवेटर गुस्से से चिल्लाता है, कमीने कहीं के। लेकिन तभी किम की बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर और भी बड़ी शेप ले लेती है और वह सीओ पर अटैक करने लगता है। सीओ उसके अटैक्स से बचते हुए सोचता है, ये जॉम्बी तो अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, मुझे इसके वार डॉज करने होंगे। फिर वह खुद को शांत करता है और सोचता है, मैं वैसे भी जल्दी ही मरने वाला हूं, तो मुझे अब इसके अटैक से डरने या बचने की जरूरत नहीं है। ये सोचते ही वह तेजी से किम की ओर बढ़ता है। अब की बार सीओ की स्पीड पहले से कई गुना तेज होती है। वह पल भर में ही किम तक पहुंच जाता है। सच में इस पल सीओ किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। तभी सीओ अचानक ब्रेक थ्रू कर लेता है और हैरान होकर सोचता है, आखिर मुझे किम के अटैक्स अब इतने स्लो क्यों लग रहे हैं? क्या सच में मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूं? इसी बीच किम उस पर हमला करता है, लेकिन सीओ आसानी से डॉज कर लेता है। फिर हल्का सा स्वॉर्ड स्विंग करता है और किम की गर्दन पर गहरा कट पड़ जाता है। ये देखकर सीओ चौंक जाता है और खुद से कहता है, क्या इसे ही पीक लेवल की पावर्स कहते हैं? तभी सीओ नोटिस करता है कि किम की सोल उस जॉम्बी के अंदर से उसे देखकर मुस्कुरा रही है। सीओ अगले ही पल जॉम्बी पर टूट पड़ता है और उसके शरीर के पूरे 32 टुकड़े कर देता है। जॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है।
फिर किम की सोल मुस्कुराते हुए सीओ से कहती है, सीओ, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। इसके बाद सीओ गुस्से में उस कल्टीवेटर पर अटैक करता है, लेकिन कल्टीवेटर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर भी उस वॉर से पूरा का पूरा पहाड़ बर्बाद हो जाता है। इसका असर यह होता है कि सीओ खाई में गिरने लगता है। गिरते हुए वो खुद से कहता है, लगता है मेरी इस जर्नी का भी एंड आ चुका है। फिर आवाज़ आती है, आखिरकार मैंने वो मार्शल आर्ट्स का लेवल हासिल कर लिया जिसकी ख्वाहिश मैं बरसों से करता आ रहा था, और अब इन लगातार संघर्षों से भरी जिंदगी का अंत कर दिया। और फिर हमें बताया जाता है ये सीओ का चौथा रिग्रेशन था, और फिर सीओ का फोर्थ रिग्रेशन होता है। उसकी आंखें खुलती हैं, मैं फिर से रिग्रेस कर गया। पिछली जिंदगी में मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहा। सीओ अपना हाथ जोर से पकड़कर कहता है, आखिरकार मैंने इसे हासिल कर लिया। और फिर सीओ पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैंने पा लिया मार्शल पीक, मैंने पा ली वो ताकत जिसकी ख्वाहिश मैं पूरी जिंदगी करता आया था। फिर अचानक एक आवाज गूंजती है, हे मैनेजर सीओ। हम देखते हैं ये आवाज रियो की है। रियो गुस्से में गरजता है, ये सब बकवास क्या है, तू आखिर कहना क्या चाहता है? फिर रियो वही बकवास शुरू करता है, सब तेरी ही गलती है, तू पागल है। सीओ मन ही मन सोचता है, मुझे दिख रहा है। रियो सीओ पर हमला करता है उसे मारने के लिए, लेकिन सीओ बेहद स्मूथ अंदाज में अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर आसानी से बच निकलता है। सीओ मन ही मन सोचता है, आंखें बंद होने पर भी मैं साफ देख सकता हूँ। रियो अगला वार कहाँ करेगा? सीओ रियो के हर वार को बड़ी आसानी से डॉज करता जा रहा होता है और सोचता है मैं पहले भी उसकी हर वार से आंखें बंद करके बच सकता था, लेकिन वो तो उसकी आने वाली चालों का अंदाजा लगाकर था, मेरी दशकों की मार्शल आर्ट्स की तजुर्बे की वजह से। लेकिन ये अलग है, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं, ये तो सीधा फोरसाइट जैसा है। तो यही वजह है, चाहे कितने भी फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट हों, वो कभी भी उस मार्शल आर्टिस्ट को हरा नहीं सकते जिसने पीक लेवल हासिल कर लिया हो। वो आसानी से देख सकते हैं उन कमजोर लोगों के हर वॉर की ट्रेजेक्ट्री और डायरेक्शन। फिर मतलब कोई फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट उनके सामने टिक भी कैसे सकता है? सीओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इस बार मैं इसे इंस्टिंक्टिवली महसूस कर रहा हूँ। ये नीली लकीरें मुझे दुश्मन की कमजोरियां दिखा रही हैं, और वो बेस्ट ट्रेजेक्ट्रीज भी जिनसे मैं उस पर वार कर सकता हूँ। सीओ और डिटेल में बताता है, ये रेड लाइंस जिनसे मैं दुश्मन के हर अटैक को पढ़ सकता हूँ, और ये ब्लू लाइंस जिनसे मैं सबसे परफेक्ट और ऑप्टिमल अटैक कर सकता हूँ। शायद इसकी वजह यह है कि मेरे और रियो के बीच का फर्क इतना विशाल है कि मुझे उसकी इतनी सारी कमजोरियां साफ नजर आ रही हैं। तभी अचानक सीओ की नाक से खून बहने लगता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और सोच में पड़ जाता है, शिट, ये कितना दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग जल रहा हो। क्या ये विजन मेरे दिमाग पर ओवरलोड डाल रहा है? तभी रियो गुस्से में चिल्लाता है, यू मदर फक्र, और सीओ पर वार करता है, लेकिन सीओ उसे डॉज कर जाता है। रियो बोलता कहता है, तूने हमें लगभग मरवा ही दिया था और अब हिम्मत है मेरी वार से बचने की? सीओ पीछे से तेजी से बढ़ता है और रियो की गर्दन के पीछे जोरदार वार करता है। रियो की आंखें पलट जाती हैं और वो उसी वक्त जमीन पर गिरकर नॉकडाउन हो जाता है। तभी पीछे से किम जोर से चिल्लाता है, सेक्शन चीफ जॉन। लेकिन सीओ अभी भी सिर पकड़कर खड़ा होता है, दर्द से कराहते हुए, उसका दिमाग जैसे जल रहा हो। फिर एक हल्की सी चिंतित आवाज आती है, डिप्टी मैनेजर यूनयुन, आर यू ऑल राइट? हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस जिया होती हैं, जो घबराई नजरों से सीओ की तरफ देख रही होती हैं। हम देखते हैं सीओ अपनी सोचों में खोया हुआ है। सोचा भी नहीं था कि इसे इतना कम समय इस्तेमाल करने पर इतना दर्द होगा। समस्या क्या हो सकती है? फिर वो अपने कंफ्यूज्ड साथियों को शांत करता है और उन्हें गुफा में ले जाता है। वहां आग जलाकर वह उन सबको फ्रूट देता है ताकि सब सोने से पहले कुछ खा सकें। जब सब गहरी नींद में होते हैं, सीईओ अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। एक साधारण लकड़ी की स्टिक से, जिसमें कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, वह हवा में गिरते हुए एक पत्ता बीच से क्लीनली काट देता है। अब वह समझ जाता है कि पिनिकल की साइड दरअसल उसके दिमाग की एक क्षमता है जो अपने आप उसके प्रीकग्नाइज्ड फाइटिंग पार्ट्स को ब्लू और रेड कलर्स में डिवाइड कर देती है। रेड अपोनेंट के मूव्स को पढ़ने के लिए और ब्लू अटैक के सबसे सही रास्ते को दिखाता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में किम इस तकनीक को मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फाइव सेंसेस कहता था। यह पिनिकल का इमिटेशन था। सेंसेस को चरम पर ले जाकर वह ओपोनेंट के मूव्स को कैलकुलेट करता था। लेकिन अब यूनियान देख रहा है कि असली पिनिकल कितनी अविश्वसनीय है। वह स्टिक से निकलती नीली एनर्जी की वेब को हवा में फैलते हुए महसूस करता है। तेज हवा चलती है, वो अपनी आंखें बंद कर खड़ा होता है और इमेजिनेशन में कई मार्शल आर्टिस्ट्स उसकी तरफ चार्ज करते हैं। सीओ जंगल में खड़ा है, भोर की रोशनी उसके चारों तरफ फैल रही है। उसने अपने अंदर की हर एक ताकत को महसूस किया है। एक एक करके उसने इमेजिनरी बैटल में सबको इंस्टेंटली काट दिया। चेहरे पर जीत की मुस्कान है, लेकिन दर्द फिर से उसके सिर में फैलता है, जैसे दिमाग में आग लग गई हो। वह झुककर सिर पकड़ लेता है, सोचता है कि उसने कितनी मेहनत की और अभी भी कितना सीखना बाकी है। उसने 8 हुवांगू जिनसिंग रूट्स खा लिए हैं और यामी की चैंग की प्रैक्टिस की है, जिससे उसकी साइट की ड्यूरेशन 1.5 घंटे तक बढ़ गई है। अब उसे रूट्स बेचने की जरूरत नहीं है। उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब उसकी एबिलिटीज से सॉल्व हो सकते हैं। केव में लौटकर जहां उसके साथी सो रहे हैं, वह किम योंग हुन को याद करता है।
उसकी पिछली जिंदगी का ज्ञान, 6 वॉल्यूम बुक ऑफ इनसाइट्स और सीक्रेट वर्सेस, सब उसके दिमाग में है। सीईओ को यकीन है कि अगर वह यह नॉलेज आगे बढ़ाएगा तो इस जिंदगी का किम योंग हन अपने पिछले सेल्फ से कहीं ज्यादा महान बन जाएगा। और अब क्योंकि यूनियन खुद पिनिकल तक पहुंच चुका है, वह टीचिंग्स जो उसे इस बार मिलेंगी पिछली जिंदगी से इनकम्पेरेबली ग्रेटर होंगी। फिर भी अगले लेवल तक कैसे पहुंचा जाए ये अभी भी उसके लिए रहस्य है। लेकिन एक बात साफ है, उसके जैसा डल इंसान सिर्फ एक रास्ते से आगे बढ़ सकता है, एंडलेस ट्रेनिंग।